न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे प्रोग्राम में खबरनामा नहीं आता है, बुधवार है और कोई ना कोई क्राइम की खबर हम देते हैं या कोई ना कोई बड़ा जो मुद्दा होता है ना वो आप लोगों के लिए लेकर के हम ज़रूर आते हैं। और इस समय तो कम से कम गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही मुद्दा है जो गूंज रहा है और वो है कि कल आ रहे हैं सूबे के मुखिया गंगापुर सिटी में। क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, क्या कुछ लोगों को आशाएं हैं, कितना कुछ लोग सोच करके बैठे हैं। लेकिन वही बात है ना साहब कि सूबे के मुखिया हैं, पल दो पल आएंगे, थोड़ा सा लोगों से मिलेंगे, अपनी जो बातें हैं वो लोगों के सामने रखेंगे, मगर क्या लोगों की बातें सुन पाएंगे? क्या लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे पाएंगे? और क्या इतने से अल्प समय में वो लोगों की समस्याओं का निदान कर पाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में आने वाले हैं चुनाव, और जब चुनाव आने वाले हैं तो सरकार भी अब दर दर जाएगी, लोगों से गुहार लगाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सौगातों का जो पोथन्ना है ना, सौगातों का जो पुलिंदा है वो खुलेगा। किसको क्या मिला ये किस्मत की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के है कि गंगापुर के लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। विधायक रामकेश मीणा जो हैं इसको लेकर के और कल सीएम की जो यात्रा है उसको लेकर के बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं। आला अधिकारियों ने 24 घंटे में सर शहर की फिजा बदल करके रख दी। हाँ, 24 घंटे में शहर की फिजा बदल गई, सफाई हो गई, पेचवर्क हो गया, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लग गए। कुल मिलाकर के यह है कि लोकतंत्र में जब लोग चिल्ला रहे थे तब किसी ने नहीं सुनी, तब बजट नहीं था, तब लेबर नहीं थे। और आज क्योंकि सूबे के मुखिया आने वाले हैं और इसलिए सड़कें भी ठीक हो गई, सफाई भी हो गई, डिवाइडरों पर पड़ा था वो भी हटा दिया गया है। ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। शर्त एक ही है, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। और अगर लोकतंत्र जिंदा है तो सिर्फ लोगों की बदौलत जिंदा है। और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर निष्पक्ष बेबाक तरीके से मीडिया अपनी बात और अपने मुद्दे उठाएगा ना तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ना वो दूर तक पहुंचेगी। तो आप शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ विशेष मेहमान भी हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और बेबाक तरीके से उनसे बात करेंगे कि साहब सीएम का जो दौरा है इससे गंगापुर क्षेत्र को उम्मीदें क्या क्या हैं और कितनी उम्मीदें ऐसी हैं जो पूरी हो सकती हैं, या फिर ऐसा ही है कि सिर्फ आश्वासन पर सरकार चलती रहेगी। पहले भी कुछ साल निकल गए, आगे आने वाले भी कुछ साल निकल जाएंगे, कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? बहुत कुछ है आज हमारे पिटारे में, तो फटाफट जुड़ते रहें, शेयर करते रहें। बहुत कम समय में मैं आपको पहले तो जो प्रमुख खबरें हैं वो बता देता हूं और राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। आज तारीख है 23 नवंबर और बार है बुधवार। राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरों में कर्नाटक के बाद में अब हिजाब का बवाल पहुंचा है पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। वहां से एक खबर आई है, एक सरकारी विद्यालय में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर के दो छात्र गुटों में जमकर के मारपीट हुई है। मामला और ज़्यादा बड़ा, परीक्षा रद्द कर दी गई, परीक्षा चल रही थी वहाँ पर, वो रद्द कर दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ तैनात कर दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। श्रद्धा मर्डर केस, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लगातार नए चौंकाने वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले अपना एक बयान दिया था आरोपी आफ्ताब ने, और आरोपी आफ्ताब ने ये कहा था कि साहब गुस्से में आकर के मैंने ये हत्या की थी। जबकि मैं आपको बताऊं कि 23 नवंबर 2020 को 23 नवंबर 2020 को मुंबई के पालघर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने पहले भी मामला दर्ज करवाया था और उसने पुलिस को यह बताया था कि साहब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला मेरा जो पार्टनर है आफ्ताब, वो मेरे साथ मारपीट करता है और वो मुझे किसी भी दिन जान से मार सकता है। उस समय पुलिस ने दोनों के बीच में समझौता करवा दिया था और मामला शांत हो गया था और फाइल बंद कर दी गई थी। आखिर में परिणति क्या हुई कि श्रद्धा का मर्डर कर दिया, और मर्डर नहीं था बल्कि उसके शरीर के इतने टुकड़े कर दिए कि जिनको ढूंढने में अब पुलिस को पसीने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या रही होगी आफ्ताब की। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर के और भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं और लगातार पुलिस भी इसमें लेकर के जांच कर रही है। वहीं आफ्ताब के गुस्से में मर्डर वाले बयान को लेकर के विशेषज्ञ जो हैं वो सहमत नहीं है। जो इसके एक्सपर्ट हैं मनोविज्ञान के, उनका यह कहना है कि गुस्से में आकर के आफ्ताब ने मर्डर नहीं किया बल्कि ये हत्या प्री प्लान्ड थी, पहले से ही इसकी योजना बनाई गई थी। मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप मेहरा का यह कहना है कि यह सब झूठ है जो बयान आफ्ताब ने दिया है। श्रद्धा का मर्डर प्री प्लान्ड था, क्यों कि अगर ऐसा नहीं होता तो आफ्ताब कई महीनों तक सबूत खत्म नहीं करता।
पिछले 5 महीने से श्रद्धा को मारने के बाद एक एक सबूत को वो खत्म करने में तुला हुआ था, एक एक जो एविडेंस था उन सबको वो नस्तनाबूद करने में तुला हुआ था। और ये काम एक साइको जो होता है ना, पागल जो होता है, वो कर सकता है। प्री प्लान्ड ये मर्डर था और आफ्ताब पुलिस को गुमराह कर रहा है, ये कहना है एक्सपर्ट का। तो इसकी जो सच्चाई है, इसके बयानों पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे अगली बड़ी खबर, और देश में लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति पर अब काम करने के लिए तैयार है। इसके लिए समयबद्ध कार्य योजना बना करके और 2030 तक 10% मामलों में कमी लाने का संकल्प लिया है केंद्र सरकार ने। कि आत्महत्या के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको पता है प्रतिदिन 450 लोग हिंदुस्तान में आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। मानसिक तनाव कह लीजिए, डिप्रेशन में जाकर के कह लीजिए, किस तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन 450 आत्महत्या प्रतिदिन भारत में हो रही है और सरकार अब इसको रोकने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश पहला राज्य है, एक सवाल भी है जीके का, ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 9 सितंबर 2022 को इसकी रोकथाम के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने की घोषणा की थी कि आखिर आत्महत्या के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के एक पूरा तकमीना जो है वो तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में प्रवेश कर चुकी है, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और बुरहानपुर के जेवियर कॉलेज में आज इस यात्रा में लंच ब्रेक लिया राहुल गांधी ने और कहा कि बीजेपी देश में डर, नफरत और हिंसा का माहौल बना रही है। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए लेकर के 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद करके हमारी जो सरकार है उसको गिरा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, ये कहना था राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की बड़ी खबरों की। प्रदेश से क्या कुछ खबरें हैं। ओबीसी आरक्षण, लगातार इसको लेकर के सरकार से टकराव हो रहा है। गहलोत सरकार के मंत्री ही अब गहलोत सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। इसको लेकर के आज सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर के सीएम ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर के फैसला होगा। बीजेपी सरकार के समय 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने के भी संकेत राज्य सरकार ने दिए हैं और सीएम गहलोत ने कहा है कि पूरे देश में जो फार्मूला है ओबीसी आरक्षण का वही राज्य में लागू किया जाएगा। वहीं गहलोत ने मंत्री हरीश चौधरी का नाम लिए बिना ही कहा है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए और पूरे देश में जो फार्मूला है वही फार्मूला ओबीसी आरक्षण में लागू होगा। अगली खबर, प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने मंत्री रमेश मीणा के सलूक के खिलाफ अब लामबंद होना शुरू कर दिया है। जितने भी आला अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो अब लगातार सरकार के खिलाफ और सरकार के मंत्री के खिलाफ अब आवाज उठाने लगे हैं। एसोसिएशन ने दूसरी बार आज चीफ सेक्रेटरी जो हैं मुख्य सचिव उषा शर्मा, उनको दूसरी बार ज्ञापन दिया है, उनसे मुलाकात की है और ये कहा है कि मंत्री के खिलाफ जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस माहौल में काम करना असंभव है। चेतावनी साफ दी है और आईएएस संघ के अलावा आईपीएस संघ जो है वो भी अब समर्थन कर रहा है आईएएस एसोसिएशन का कि जो माहौल राज्य में बनाया जा रहा है, इस माहौल में अधिकारियों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है और अधिकारी इस माहौल में काम नहीं करेंगे। अगर जल्द से जल्द मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की तो फिर काम नहीं किया जाएगा और सरकार की बैठकों का और योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। आईएएस अधिकारी अब उन योजनाओं में और उन बैठकों में शामिल नहीं होंगे, ये कहना है आईएएस एसोसिएशन का। वैसे आपको मैं बता दूं, अगर पूरे इतिहास को आप खंगाल करके देखें तो पिछले 30 साल में बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जब मंत्रियों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और जनता को खुश करने के लिए सार्वजनिक मंचों से कई अधिकारियों को फटकार लगाई है, कई अधिकारियों के खिलाफ गलत बयानबाजी की है, कई मंत्रियों के खिलाफ शिकायत भी हुई है, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस तरह का उदाहरण अगर कभी मिलता है ना, तो जहां तक मुझे याद है 1995-96 में जब मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, तब जरूर एक ऐसा मामला आया था और तब उन्होंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी को उनके मंत्री पद से हटा दिया था। इस बात को लेकर के आज आप देख लीजिए लगभग 30 साल हो चुके हैं, उसके बाद किसी भी मंत्री के खिलाफ या विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार अपने बयानों को लेकर के मंत्री जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं और ये पहला मामला नहीं है। इसी सरकार की अगर बात की जाए तो इसी सरकार में लगभग 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ
इस तरह की शिकायतें दर्ज हुई है। चाहे आप खेल मंत्री अशोक चांदना की बात कर लें, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर लें, बीडी कल्ला की बात कर लें, महेश जोशी की बात कर लें, इन्होंने भी कोई ना कोई टीका टिप्पणी या गलत व्यवहार उच्च अधिकारियों के साथ किया है और इनकी शिकायत भी हुई है। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोग कम कर रहे हो सर। टेक्निकल टीम ये कह रही है बहुत कम शेयर कर रहे हो। आज के मुद्दे तो गर्म है सर, और अगर आप साथ नहीं दोगे ना आज तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, आज तो गर्मा गर्म बहस होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब लामबंद होने लगे हैं आईएएस। सत्ता के गलियारों से एक और तस्वीर आज निकल करके सामने आई है। आज मुख्यमंत्री गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बैठक ली और उस बैठक में दूरियां नजर आई सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच में। दोनों की कुर्सियों के बीच में 3 से 4 कुर्सियां बीच में लगाई गई थी और सचिन पायलट इस बैठक को 30 मिनट पहले ही छोड़ करके वहां से निकल गए। दोनों के बीच में एक शब्द का भी बोलबाला नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, है ना। वही बात है, सुना है कि तू बेवफा हो गया मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया, और सुना है कि तू बेवफा हो गया। कुल मिलाकर के सचिन पायलट की और मुख्यमंत्री गहलोत की जो बेवफाई है वो अब खुल करके सामने आने लगी है और सचिन पायलट 30 मिनट पहले ही बैठक छोड़ करके चले गए। जयपुर के मुरलीपुरा थाने के अंतर्गत एक मामला आया है जब आज दिन दहाड़े एक युवती को गोली मार दी गई। मामला यह था कि युवती अंजलि ने अब्दुल लतीफ नाम के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था और यह अब्दुल लतीफ की दूसरी शादी थी, यानी अंजलि उसकी दूसरी बीवी थी। और इससे अब्दुल लतीफ के घर वाले जो हैं वो खफा थे और बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला भी अब्दुल लतीफ का ही रिश्तेदार था। हालांकि जो लास्ट ब्रेकिंग हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये है कि अभी भी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन उसके पेट में फंसी हुई जो बुलेट थी वो डॉक्टर्स ने निकाल दी है। ये एक मामला जयपुर से आया है आज। कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की अपहृत बेटी 50 घंटे के बाद भी, 40 घंटे के बाद भी अभी तक उसका पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं गोपाल सिंह केसावत, और सोमवार की शाम उनकी बेटी का अपहरण हुआ था जो 21 साल की है अभिलाषा, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है और रो रो करके हालत खराब है परिवार की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली की, ठीक है ना। आज मैं ज्यादा खबरें आपको नहीं बताऊंगा, आज सीधा मुद्दे की बात करेंगे हम। करौली, तो करौली महिला थाना पुलिस ने युवती को शादी से पहले किडनैप करने, रेप करने और सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतका के भाई ने 31 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करवाई थी और पुलिस ने टीम बना करके आरोपी की तलाश शुरू की और इस मामले में जो आरोपी है हेमंत उर्फ बिक्की कोहली, जो मलारना डूंगर का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, और गंगापुर सिटी से बड़ी खबर एक ही है ले दे करके, सीएम साहब आ रहे हैं कल गंगापुर सिटी, है ना। लोगों की बिल्कुल पूरी नजरें बनी हुई हैं, साहब सीएम क्या सौगात दे करके जाने वाले हैं। और एक बात और मैं बता दूं, ये विधायक रामकेश मीणा के लिए भी अग्नि परीक्षा का टाइम है। हाँ, मुख्यमंत्री के सलाहकार तो आप हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपसे लोग कर रहे हैं और आप बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, साहब गंगापुर सिटी में जितने ऐतिहासिक काम अब हुए इससे पहले कभी ऐतिहासिक काम नहीं हुए। बिल्कुल, लेकिन बरसों से जो मांगे अटकी हुई है ना गंगापुर सिटी की, उन पर भी गौर कर लेना। अच्छा, जिला बनाने की जो मांग है इसको लेकर के मैंने ज्यादा बोलते हुए देखा नहीं है विधायक महोदय को, या उन्होंने कभी बड़े मंच पर इस मांग को उठाया हो, बड़े लेवल पर इसके लिए कुछ किया हो इस कार्यकाल में। इससे पहले के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इस कार्यकाल में गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए विधायक का कोई बयान मैंने अभी तक नहीं सुना। और अब वो जब कल उन्होंने बैठक ली थी, आपातकालीन बैठक ली थी कि तैयारियों को किस तरह अमली जामा पहनाया जाएगा, तब हमारे ही चैनल के द्वारा सवाल उनसे पूछा गया था कि साहब जिला बनाने की मांग, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गंगापुर की जनता को भी मेरा साथ देना चाहिए और हम चाहते हैं कि गंगापुर जिला बने। सारी टर्म एंड कंडीशन, सारी नॉर्म्स जो है वो कंप्लीट करते हैं हम, तो इसको जिला बना दो ना। क्या जिला बन जाएगा? आसान नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिला बनाने के नाम पर कमेटी का गठन तो कर दिया है, मगर इस बात को आप भी जान रहे हैं, सारी योजनाएं, सारी इच्छाएं अगर पूरी हो रही हैं तो पश्चिमी राजस्थान की पूरी हो रही हैं। पूर्वी राजस्थान में इतना कोई कद्दावर नेता अभी पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी बातों को मनवा लिया हो मुख्यमंत्री गहलोत से। पाचना का मुद्दा, बजरी का मुद्दा, महूकला अंडरपास का मुद्दा, कितने मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने दिखा रखे हैं साहब बरसों से, वो सब पाइपलाइन में, कतार में हैं, और क्या वो पूरे होंगे?
अच्छा, रही बात इस दौरे की, तो मैं बता दूं, हमने पहले ही आपको बता दिया कि 24 तारीख को मुख्यमंत्री जो हैं वो कहां आ रहे हैं? महावीर जी, श्री महावीर जी उनका प्रोग्राम है ही। लेकिन अचानक पता लगा कल शाम को 5:30 बजे कि साहब मुख्यमंत्री साहब गंगापुर सिटी भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब, नजरें इनायत है आपकी साहब, हम तो दिल से आपका स्वागत करते हैं। और गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की तमाम जो जनता है ना, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। मगर सौगातें मिलेंगी, मिलनी तो चाहिए, और मिलनी इसलिए चाहिए क्योंकि 2023 में चुनाव आ रहे हैं। हाँ, और ये विधायक रामकृष्ण मीणा की भी साख का सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? बहुत कम शेयर कर रहे हैं। कितने है ना? कम कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो, पहुंचाओ दूर दूर तक ये खबर। मजे आएंगे आज की आपकी डिबेट में और चर्चा में। चलिए, कुल मिलाकर के ये है, उम्मीदें क्या है गंगापुर सिटी शहर को और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और सीएम साहब का स्वागत होगा तो होगा कैसे, क्या कल का प्रोग्राम रहेगा, वो तमाम जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूं। पहले वो सबसे पहले महावीर जी जाएंगे, उसके बाद आएंगे वो गंगापुर सिटी। 11:15 बजे का टाइम दिया है, लेकिन हालांकि मुझे लगता है, और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि इन प्रोग्राम्स में घंटे 2 घंटे की डिले जो है वो हो जाता है, लेट हो जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम। महावीर जी जाएंगे, महावीर जी के बाद में वो सीधा फिर गंगापुर आएंगे। हायर सेकेंडरी मैदान पर हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ से वो रवाना होंगे सीधे डिप्शा, जो नया हमारा अस्पताल बन रहा है उसके भूमि का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सुनने में ये भी आया कि कॉलेज जो है राजकीय महाविद्यालय, वहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फूले की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और फल मंडी जो है उदय मोड़ पर, वहाँ जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो कुछ इस तरह का उनका शेड्यूल कल का रहेगा। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे लाइव के माध्यम से। न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप सब कुछ देख भी सकते हैं, और इसी चीज़ को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारी चर्चा होगी। हमारे खास विशेष जो मेहमान हैं उनके साथ में, तो मैं बिल्कुल उनको इनवाइट करना चाहूँगा एक एक करके। पूरे दिल से स्वागत है। और हमारे जो आज के खास मेहमान हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अनिल दुबे जी को। कई बार हमारी चर्चाओं में, डिबेट के प्रोग्राम्स में वो शामिल होते रहे हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। हाँ, और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं व्यापारिक संगठन से आते हैं, व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, बिजनेस की बारीकियों को समझते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की जो पॉलिसियां हैं और जो कुछ भी हमारे शहर में चल रहा है उस पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। वेद प्रकाश जी मंगल साहब। मंगल सर, आइए और ज्वाइन कीजिए न्यूज़ 7 राजस्थान पर। हमको भी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। और फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक तरीके से लिखते रहते हैं, सारे मुद्दे समय समय पर उठाते रहते हैं, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे सबसे सीनियर हम उनको मानते हैं, जिनको बहुत करीब से कई चीज़ों का ज्ञान भी है और बहुत सारी सरकारों को बनते और बिगड़ते उन्होंने देखा है, और इस शहर को बनते और बिगड़ते देखा है। पुरुषोत्तम जी, आइए सर। पुरुषोत्तम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 7 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक ऐसे व्यक्ति जो ना किसी पार्टी से है, ना किसी पत्रकारिता से है, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी का वो नेतृत्व करते हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और हल्दी घाटी कोचिंग के जो निदेशक हैं श्रीमान बैंसला जी, SS बैंसला सर, वो हमें आए और ज्वाइन करें। बैंसला सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 महामूर्ति हैं जो आज हमारे साथ हैं, और इस कार्यक्रम को, इस पूरी डिबेट को आज हम इन्हीं के माध्यम से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले तो कल सीएम साहब आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अनिल भाई, अनिल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। 1.5 साल से 1 साल से जनता चिल्ला रही थी, है ना, कि साहब रोडों को ठीक करवा दो, गड्ढों को ठीक करवा दो, कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आज रोड भी ठीक हो गए, सड़कों का मामला बिल्कुल ठीक हो गया, पेच वर्क हो गया, जहां बजट नहीं था वहां भी आज बजट लग गया, सफाई का भी मामला हो गया, डिवाइडरों पे भी पुताई हो रही है। ये डर है या एक परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है? देखिए, दोनों ही चीज है, डर भी है और परंपरा भी है। लेकिन जैसा आपने बताया ना, कार्य भी होगा, सड़कों पेचवर्क, आप निश्चित तौर पर उसी जगह पे हुआ थोड़ा बहुत पेचवर्क जहाँ पर सीएम साहब निकलने वाले हैं। बाकी आप गंगापुर सिटी और जहाँ सीएम साहब को दौरा नहीं है, आज भी वहाँ की रोडों की स्थिति देख सकते हो, पहले की तरह ही गड्ढे हैं। और चाहे आप गंगापुर सिटी हॉस्पिटल वाली रोड पे आज भी आप चले जाएं, आज भी बहुत विशाल गड्ढे मिलेंगे। पूरे शहर की दुर्दशा वही है। मंगल सर, क्या है ये, इन चीजों के लिए बजट कहाँ से आता है? जनता चिल्लाती रहती है, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। अब विशेष रूप से कोई अब प्रदेश का सीएम आ रहा है तो खुशी की बात है विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए।
रहा सवाल उनके प्रोटोकॉल के तहत में उन सड़कों को ठीक तो थोड़ा बहुत तो किया जाएगा, लेकिन जो सेवर लाइन और का ठेकेदार और इसका जो है अमृत जल योजना वाले जो ठेकेदार है ना, कमी तो उनकी है सारी, और पेमेंट भी उनको कर दिया गया है जो सुनने में आया है। तो पेमेंट कर दिया है तो वो पेच वर्क क्यों करेंगे? और अगर ठेका उन्होंने कोई नगर परिषद को दे दिया है तो नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि वो उनको पेच वर्क करे। नहीं, पर लेकिन अब से सही पहले तो मंगल सर, अब से पहले तो ये एक ही बात रोजाना रो रहे थे, कितने ज्ञापन दे दिए लोगों ने बताओ, और आप और हम रोजाना इन सड़कों से गुजर रहे हैं। बजट तो नगर परिषद के पास है नहीं। अभी 8 दिन पहले ही जो है उनका सभापति जी का जो है वो स्टेटमेंट था कि हम तो बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट नहीं है, अब ये तो विशेष बजट चाहे कहीं से भी जिला परिषद कोष से लाओ या जो है प्रधान उस पे से पंचायत समिति से लाओ, कहीं से ला करके इस बजट को और इसको लगाएंगे ये, तो उस प्रोटोकॉल को तो निभाना है, यहाँ प्रशासनिक जिम्मेदारी है उस चीज की, और हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका स्वागत करें, क्योंकि कुछ न कुछ हमको हो सकता है वो सौगात में दे जाए। पुरुषोत्तम सर, कुछ पाने के चक्कर में खर्चा हो रहा है या ये बजट आता कहाँ से है? मेरा मानना तो ये है कि अभी उन्होंने खर्च ही क्या किया है जो आप बजट की चर्चा कर रहे हैं। हाँ। मैं पूरे रास्ते पे घुमा हूँ आज, वो उन्होंने मिट्टी डाली है 2-4 ट्रॉली, और डामरीकरण कर दिया। डामरीकरण तो कोई मामूली हुआ है, मिट्टी ही मिट्टी देखिए मैंने, और मामूली लीपा पोती हुई है। इतना बजट, ये कोई बजट नहीं है। हाँ। ये तो एक सामान्य एक वार्ड मेंबर भी करा सकता है इतने काम को, एक दिन चलने के लिए। एक दिन चलने के लिए इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सीएम साहब के लिए तो इनको 3 दिन पहले तैयारियां करते जब जाके ये चमकता। ये तो मिट्टी आप देखो, 8 सेकंड रोड पर मिट्टी पड़ी है, तो कोई मिट्टियों से कोई ऐसे सड़कों को ठीक किया जाता है? बैसला सर, आज आप आए इस रोड से अभी निकल करके, कैसा लग रहा था आज? बिल्कुल, आज तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। गंगापुर की बिल्कुल फिजाई बदल गई है। नॉर्मली जैसे हम बाइक से आते हैं तो बहुत रोड खराब है, लेकिन आज तो हमें महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है हम जयपुर की रोड पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही है कि 24 घंटे के अंदर जो कायाकल्प किया गया है वो सारा यही है कि सीएम साहब आ रहे हैं तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई विकास नहीं हो रहा, सुविधाएं नहीं है, साफ खुश रहनी चाहिए। बिल्कुल वो वाली बात है। उनको प्रॉपरली खुश करने के लिए ये एक लीपा पोती की गई है। बाकी दशा क्या है वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नहीं, अब बात ये निकल करके आती है, बहुत सारी उम्मीदें शहर ने लगा रखी हैं। विधायक रामकेश मीणा भी कह रहे हैं साहब, अब से पहले जितने काम नहीं हुए ना, उतने ज्यादा ऐतिहासिक काम गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में अब से पहले हुए हैं। शिलान्यास भी वो करेंगे। शिलान्यास तो सर अब से पहले की परंपरा चलती आ रही है, शिलान्यास तो पता नहीं हो जाते हैं, बजट कहाँ चला जाता है। महूकला अंडरपास का भी सर बहुत पहले शिलान्यास हुआ था, शिला पट्टी कहाँ हट गई। डिप्सिया में स्टेडियम का शिलान्यास बहुत साल पहले हो चुका है, आज वो स्टेडियम कहाँ पर है पता नहीं। और आपने ये भी देखा होगा कुशालगढ़ लेक भी आज कहाँ पर है, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और ये भी आप देख लीजिएगा, ये केवल जो हॉस्पिटल का शिलान्यास हो रहा है ना, वो केवल शिलान्यास बनकर ही रह जाएगा। अगर इच्छा कमी क्योंकि जो सरकार आती है ना, जो भी पर ये तो कह रहे हैं कि 40 करोड़ रुपए दे दिए हमने, 60 करोड़ 60 करोड़ 20 बाद में आएंगे, 60 करोड़ के लगभग 30 करोड़ रुपए 60 करोड़ हुआ है अभी, तो फिर प्रथम पेज का काम चालू हो जाए। लेकिन दूसरी बात है, काम चालू सरकारी इच्छा के ऊपर है। सरकार अगर बजट जारी कर देती है, लेकिन फिर भी अजय जी जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार बात करती है, हमेशा एससी की, मुस्लिम की या अन्य समाज की बात करती है। आज गंगापुर सिटी करीब 1.5 लाख से ऊपर की आबादी को, चूंकि जहाँ ये हॉस्पिटल था सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर पूरे आसपास के एरिया में एससी मुस्लिम पूरी बस्ती थी। आज गंगापुर सिटी से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर अगर हॉस्पिटल को ले जा रहे हैं, तो आज ये देखिएगा यहाँ की जनता की स्थिति क्या होगी। ये 1.5 लाख की आबादी कितनी प्रभावित होगी, उनको कितना प्रकार आर्थिक भार पड़ेगा। ये गंगापुर अगर चाहती सरकार तो इस हॉस्पिटल को भी, स्पेस की यहाँ भी कमी नहीं थी, स्पेस की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है यहाँ, स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार चाहती तो डॉक्टर्स के क्वार्टर है, इनको कहीं और शिफ्ट कर सकती थी अगर कमी हो। आपको ध्यान पीछे देखिएगा आप, जहाँ पर ये आज वो चल रहा है, जो वाला प्लांट नहीं, इंदिरा रसोई के नाम पर वो चल रहा है, वो भी हॉस्पिटल की जमीन से वो क्वार्टर खाली है। उधर एक जहाँ पर उन्होंने दवाई के वो बनाया ड्रग्स का स्टोर, वो भी हॉस्पिटल की जगह खाली है। यदि सरकार चाहती तो इसको 4 मंजिला 5 मंजिला बनाकर हॉस्पिटल यहाँ पर बन सकता था। लेकिन चूंकि जो सरकार हमेशा कहती है हम लोग एससी के साथी है, सरकार हमारे वोट बैंक है या मुस्लिम वोट बैंक है या अदर कास्ट जनरल कास्ट को, तो देखिएगा मेरी बात यहाँ, आज 1.5 लाख की आबादी
पूरी 1.5-2 लाख की आबादी को छोड़कर 10 किलोमीटर दिन पर कितना वजन पड़ेगा उनको, टेम्पो से जाना पड़ेगा, सड़कों से जाना, मतलब कितना उनको वजन आएगा मरीज को दिखाने के लिए। आज ये हॉस्पिटल वास्तव में देखा जाए तो लेकिन एक बात मुझे बताइए अनिल सर, लेकिन जब आपके विधायक थे तो वो भी तो लेके गए थे कहीं हिंगोटिया वगैरह, कहीं वो भी दूरी लेके गए थे, शहर से बाहर लेके गए थे। देखो मैं ये तो कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल के साथ ये दुर्भाग्य गंगापुर का कि इस हॉस्पिटल को एक राजनीति का मुद्दा बना रखा है। इस हॉस्पिटल को मैंने फिर कहा ना, मैं उन्होंने वहां ले गए तो मैंने उसका विरोध किया था, ये ले जा रहे हैं मेरे, यहाँ भी मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज ये हॉस्पिटल में बहुत जगह है। आज जैसे जिस प्रकार से एसएमएस है, एसएमएस भी तो बहुत घनी आबादी में आ गया, एसएमएस तो कितना वजन है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए एसएमएस में कोई बढ़ावा दे रहे हैं। मंगल सर, ये सारी चीजें आखिर एक ही जगह क्यों जा रही है? बाद में बताऊं आपको, एक साइड नहीं, जहाँ पर जो जमीन उपलब्ध हो सकती है वहीं तो जो है अपन विकास कराएंगे जी। रहा सवाल ये आबादी में आ गया, अब जिला अस्पताल बनना है तो 300 बेड का होगा, उसमें सुविधाएं भी और ज्यादा होंगी, तो मल्टीपर्पज स्टोरी और सारी चीजें स्पेस ज्यादा चाहिए। फिर सबसे मुख्य बात आप ये देखिए कि ये जो हॉस्पिटल आज की तारीख में भी गंगापुर सिटी का हॉस्पिटल कोई एक विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है। नहीं आप समझिए उस चीज, सेंटर जोन है, आप सेंटर जोन है, सपोटरा विधानसभा क्षेत्र हो, बिल्कुल करौली विधानसभा क्षेत्र हो, नादौती विधानसभा क्षेत्र हो, लालसोट विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ सबके जो है आम नागरिक यहाँ पर उपचार के लिए आता है, तो उसके लिए बड़ा स्तर चाहिए। एक छोटी सी सोच लेकर के अपन उसको चलाएंगे तो छोटी सी जगह पे ही रह जाएंगे। तो बड़े स्तर के लिए आने आवागमन के लिए सारी सुविधाओं के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होना जरूरी थोड़ी है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसमें भी ओपीडी रहेगी, सुविधाएं रहेगी, सर्जरी रहेगी, जननी सुरक्षा और जो सारे जो है प्रसूता के वो सारे जो है वो ऑपरेशन वगैरह के सब रहेंगे। लेकिन बड़े स्तर पे जो अपन का है वो एक हॉस्पिटल और तैयार हो जाएगा, तो वो अच्छी बात है। पर अब एक बात मुझे बताइए, अभी अनिल सर कह रहे थे कि इस बात की कोई क्या गारंटी है कि ये काम चालू हो जाएगा, कि सिर्फ शिलान्यास होकर के रह जाएगा? काम तो 100% चालू होगा, जिस प्रकार से विधायक जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मेरा, उन्होंने कहा है कि मेरा ध्येय ये है कि मैं इसको साल भर में तैयार करवाऊं। अच्छा, तो जब बजट सैंक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से बजट उसके लिए जारी हुआ है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई अंडरपास के लिए बजट दे दिया है हमने, अब वो कल सीएम साहब से करा दें अंडरपास के लिए, तो नहीं वो तो पहले भी कह चुके हैं। 9 करोड़ 40 लाख बोले मैंने रेलवे के उसमें डाल दिए, और वहाँ जब रेलवे से मालूम करा तो उन्होंने कहा कि सर 20 लाख रुपए मिले हमको सिर्फ डीपीआर तैयार करने के लिए। अजय जी, ये उन्होंने तो ये भी कहा है कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ जो पहले जो शिलान्यास हुआ था उसका दे दिया, तो वो बोर्ड में गया, नगर परिषद बोर्ड में गया, तो उसकी जांच आज तक हुई कि कौन से मद में पैसा लगा वो, जबकि 2 बार से बीजेपी का बोर्ड है, 2 बार 3 बार से बीजेपी का बोर्ड है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि उस पैसे को लगा दिया या फिर वैसे ही स्टेटमेंट तो 6.5 करोड़ कहाँ गए? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जनप्रतिनिधि कोई कह रहा है तो उस बात की गंभीरता भी तो होनी चाहिए ना, तो उसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं? होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, वर्तमान में जो उनसे मैं वेद प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा, गंगापुर सिटी हॉस्पिटल कितने बेड का है? अभी 200 बेड का होगा लगभग। गंगापुर सिटी हॉस्पिटल 200 बेड का वर्तमान में है, कांग्रेस की सरकार है, वर्तमान 200 बेड का है। और कितने मंजिल का हॉस्पिटल है वर्तमान में? 1 मंजिल है, साथ में साइड में छोटी दूसरी मंजिल है। यदि इसी हॉस्पिटल को अगर 4 मंजिल का बना दिया जाए तो जहाँ 1 मंजिल में 200 बेड आ रहे हैं, 4 मंजिल में 400-300 ये कोई मतलब नहीं है कि अगर इसके ऊपर मंजिल बनाकर हेलीपैड भी बनाया दिया जाए तो हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो अलग चीज। हाँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। पुरुषोत्तम सर, क्या निकल करके आया? ऐसा है, घनी आबादी में हॉस्पिटल है तो इसका विकल्प तो होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कई शहरों में गया हूँ, घनी अब यहाँ पर अगर एम्बुलेंस आती है तो उसको एम्बुलेंस को घुसने में बहुत परेशानी होती है, तो गंभीर मरीजों का यहाँ उपचार जो है संभव नहीं है एम्बुलेंस के जरिए। तो इसलिए क्या है, ये तो हाईवे पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा काम है। लेकिन मेरा ये निवेदन ये है कि अब रामकेश जी अपने इस कार्यकाल में इस हॉस्पिटल को जरूर जो है उद्घाटन कर दें तो वो सबसे बढ़िया। सिर्फ शिलान्यास होकर के ना रह जाए, शिलान्यास नहीं होना चाहिए, उद्घाटन भी होना चाहिए इसका। जब जाकर के आचार संहिता लग जाएगी। तो अच्छा, एक चीज है, बैसला जी हमारे साथ हैं
कई चीजें हैं जो अब मेरे ख्याल से आप सब लोग भी सहमत होंगे कि बहुत सारी चीजें अब ऐसी हैं जो आचार संहिता के पेच में फंसेंगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय जो है इस वर्ष चालू हो गया गंगापुर सिटी में, उसको भी आप उठा करके वहीं ले गए, गर्ल्स कॉलेज को भी, हॉस्पिटल आप वहीं ले गए, रोडवेज बस स्टैंड आप वहीं ले गए, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि सिर्फ शिलान्यास होकर के रह जाएगा या इसकी परिणति होगी? देखिए सर, आपको याद हो तो पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी कुछ मुद्दों पर, घूम फिर के बात वहीं आती है कि कोई भी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि है, फर्स्ट कंडीशन उसे क्षेत्र का विकास करना है, पर्टिकुलरली किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं करना है। जैसे अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल पहले पिछले कार्यकाल में कहीं और सैंक्शन हुआ, इस कार्यकाल में कहीं और सैंक्शन हुआ है, कॉलेज वहीं जा रहा है, रोडवेज बस स्टैंड वहीं जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी जो भी ज़मीन है जो भी अलॉट हो रही है वो सारी उसी क्षेत्र में है क्या? ठीक है, आउटर लेके जाइए, आउटर जयपुर रोड भी है, आउटर माधोपुर रोड भी है, आउटर अपना नांदोती रोड भी है, सरकारी भूमि होगी, बिल्कुल सरकारी भूमि हर जगह अवेलेबल है। तो ये सारी एक ही क्षेत्र में क्यों जा रही है? यानी कहीं ना कहीं इसमें जो सर बता रहे हैं, अनिल जी ने जैसा कहा कि शिलान्यास होकर रह जाए, साथ में सर ने भी कहा कि ये कार्यकाल में पूरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी लग रही है कि हो सकता है इन फ्यूचर में आपको लगे कि ये चीज़ें कुछ नहीं बन रही, बस ज़मीनों के वहाँ भाव बढ़ गए और उसका कुछ अलग ही रिजल्ट निकले, और हमको वही कि लॉलीपॉप मिल गई कि हॉस्पिटल वहाँ खुल रहा है, ये वहाँ खुल रहा है और वहाँ होना जाना कुछ नहीं है। तो मुझे तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा दूसरा तरीका लग रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो रही है। अब एक नया मुद्दा निकल करके सामने आता है, लगातार खबरों में चर्चाओं में हम पढ़ रहे हैं, और मैं भी सर अंदरूनी तौर पर ये मालूम करता हूं, और पुरुषोत्तम जी कहीं ना कहीं मेरी इस बात से सहमत होंगे, ऑफ कैमरा अधिकारी ये कहते हैं कि साहब हम काम करना चाहते हैं मगर हमें काम करने नहीं दिया जाता, यानी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट्स पर हावी हैं। और ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए, मंत्री रमेश मीणा के बीच में और बीकानेर कलेक्टर के बीच में जो विवाद चल रहा है, कितनी सत्यता आप इसको मानते हैं और क्या वाकई में ये माहौल बदला है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो कटु सच्चाई है, राजनीतिक ब्यूरोक्रेसी पर हावी तो होते ही है। और सबसे बड़ी सरकारी कर्मचारी की ये बात ये है कि सबसे बड़ा जो डर होता है उनको होता है ट्रांसफर का, पता नहीं कब की बिल्कुल कहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसलिए वो एक ट्रांसफर की बहस की वजह से वो लोग राजनीतिकों से डरते हैं, दबते हैं। मान लीजिए IAS है, उनको कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग जो कम वाली जगह पर उनको पोस्टिंग दे दी जाए, तो हर कोई इसलिए डरता है। और ये सही बात है कि राजनीतिक लोग हावी जरूर हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पर, और गंगापुर सिटी में भी देख लीजिएगा कंडीशन यही है कि आज राजनीतिक इतना हावी है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम ढंग से ईमानदार से कर ही नहीं पा रहा है। और अगर कोई ने काम करने की कोशिश की, अगर जब तक अगर बात नहीं मानी तो हो सकता है वो शायद गंगापुर में टिक भी नहीं पाए। मंगल सर, आप तो कई लेटर लिख चुके हैं, CM को भी लिख चुके हैं, मंत्रियों को भी लिख चुके हैं, साहब इतने सारे काम हैं, अब काम में गड़बड़ी कहाँ हो रही है? जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं या फिर अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है? 3 साल हो गए हमारे यहाँ कम से कम ADM साहब को, मेरे ख्याल से इतने लंबे समय तक कोई ADM नहीं टिका है जितना ये टिक रहे हैं। छोटी सी हाँ, बात बिल्कुल। जैसा आप इनसे पूछ रहे हैं, आज गंगापुर सिटी जो सबसे बड़ी चीज है भाई सफाई की और इनकी, आज गंगापुर सिटी में कितने महीने से पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति नहीं है। आयुक्त की नियुक्ति फरवरी के बाद में है ही नहीं, पूर्णकालिक नहीं है। एक एक व्यक्ति को 4-4 जिले के 4-4 नगर परिषद का दायित्व तक दिया गया, 15-15 दिन बढ़ाते गए। आज स्थिति है कि आप कहते हो गंगापुर क्यों काम नगर पालिका काम क्यों नहीं कर पा रही? इसलिए नहीं कर पा रही है ना, आज आयुक्त होगा वो काम करवाएगा, करेगा, मिलेगा, सभापति अपन दोनों लाइजिंग में बैठेगी, बिल्कुल। चूंकि आपने रबर स्टैंप लगा रखे हैं, वो जितना काम जिनसे उतना कहा जाएगा, नहीं तो अगर नहीं करेंगे हटाएंगे तो उनकी जगह आयुक्त को लगा दीजिएगा। सभी जगह होता है, बिल्कुल। नगर परिषद शासन विभाग एक स्वतंत्र बोर्ड है, वो बहुत कुछ कर सकता है, क्यों नहीं करे? नहीं करे कैसे सर? आप सुविधा देखो, निकायों को आप बजट नहीं दे रहे, आयुक्त स्थायी आप नहीं दे पा रहे, है ना? पट्टों को लेकर के आज देखो सर, ये कड़ा सच है, आपको हम भी लगातार लाइव दिखाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम पर जो आप कैंप लगा रहे हैं सर, उन कैंपों में बेजा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा ना वहाँ अधिकारी पहुंच रहे हैं, ना वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, ना लोगों को सूचना मिल रही आज कैंप कहाँ होने वाला है, फिर काम कैसे होगा बताइए। नगर परिषद की इस चीज की थोड़ी सी कमी आई है। इससे पहले भी प्रशासन शहरों की ओर अभियान चला था, तो गहलोत साहब ने कमेटियां बनाई थी और उन कमेटियों को निरीक्षण का और कार्य करने का काम दिया था। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी थी और मतलब जो है स्वयंसेवी संगठनों की भी थी। 2002 में भी जो है इसी प्रकार से उनके कार्यकाल में वो चला और सक्सेसफुल हुआ। वो प्रशासन से 5-5 रुपए में पट्टे दिए थे हमने। अब क्या कमी है यहाँ पर, कौन कमी उसमें जो है अड़चन लगा रहा है,
कौन उसमें फर्जी पट्टे जब बन रहे हैं तो पैसा ले रहा है। अब ये कहाँ तक जो है प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें काम कहाँ होंगे? नहीं, मंगल सर देखिए, एक फर्जी पट्टे को प्रकरण को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स काम क्यों नहीं कर रहा है, आप स्थायी आयुक्त क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप बजट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तो भाई प्रशासन वो बताएंगे, वहाँ पर विभाग बताएगा, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री बताएगा। ये काम के जिम्मेदार कौन है? नगर परिषद के सभापति और बोर्ड ही तो है। पूरा बोर्ड मिलकर के बस भर के कल चले जाए, और अगर कल नियुक्ति हो जाए तो मेरे शकल पे आप बुक कर देना। बोलो, मैं गलत तो नहीं कह रहा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, हमको तो इनके ऊपर आरोप लगाना है, लगा दिया, छुट्टी लगने से लग गया आरोप। तुम तो काम नहीं कर रहे ना उस पर। सभापति ने साइन किए तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है मैं किसको पट्टा दे रहा हूँ, कागज सही है या नहीं है। नहीं, पर वो तो जो इसमें लिप्त होंगे वो तो सब नहीं, मैं यो नहीं कह रहा, मैं यो नहीं कह रहा कि वो लिप्त हैं, बिल्कुल लिप्त नहीं है। लेकिन गुड फेथ में जैसे इन्होंने कहा कि जब ठेकेदार अधिकारी और नेता के पास जाता है ना तो साइन करते हैं वो सीधे, वो नहीं देखते कि इसमें क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, क्यों कि वो कमीशन आता है। बिल्कुल पूछे पुरुषोत्तम सर, चल क्या रहा है? ब्यूरोक्रेट्स काम कराना चाहता है या जनप्रतिनिधि काम करने नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर रायता फैला हुआ कहाँ है? ऐसा है, जहाँ पर सत्तारूढ़ दल का या सत्तारूढ़ समर्थक विधायक होते हैं, यहाँ गंगापुर की ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी जगह यही हाल है, ब्यूरोक्रेट और जनप्रतिनिधियों का। हाँ, और अगर ये दोनों एक हो जाए तो विकास की गति तो चहुमुखी हो जाए, उसका कोई वही नहीं है और छोड़े नहीं है। नहीं, चौमुखी तो क्या होगी? चौमुखी तो आप देख लीजिए, विधायक दानिश सबरार कांग्रेस का है, उसके बावजूद भी सभापति जो है एसीबी ने ट्रैप कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वो तो रायता तो कुल मिला इस आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, कई चीजों को गरीब से देखते हैं कि वाकई में ये ऐसा पहला कार्यकाल है सीएम गहलोत का जब हाँ गाहे बगाहे ये चर्चा चलती है कि साहब आज की तारीख में गहलोत साहब का हर विधायक जो है ना वो अपने आप को सीएम मानता है और वो मुख्यमंत्री है। वो तो उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दे रखा है गहलोत जी ने कि मेरा हर विधायक जो है मुख्यमंत्री है। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और विधायक भी जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है बजट ला करके क्षेत्र का विकास कराएं। सभी कराते हैं, जिसके पास पावर है वो तो विकास कराने में अच्छी है। हाँ, लाइजिंग अच्छी है, तो इसलिए ये तो सभी विकास, बस यही है धरातल पर विकास होते हैं कि नहीं है, ये एक सोचने हाँ इम्पोर्टेंट बात फैसला। सर, पढ़ लिख करके कंपटीशन फाइट करके एक व्यक्ति आईएएस आईपीएस की ऑफिस नौकरी तक पहुंचता है और फिर 5 साल जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, वो बंदा चाहे ना तो जेल में से भी चुनाव लड़ सकता है और वहां से भी जीत सकता है। वो आकर के इन पर हुक्म जमाता है, उसके एक साइन से, उसके एक जवान से इनके ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके खिलाफ जांच हो जाती है। आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए सही चेहरा है? देखिए सर, एक्चुअल में क्या है, लोकतंत्र जो बनाया गया था, जो हमने एक संविधान बनाया और जो लोकतंत्र की परिभाषा थी, वर्तमान समय में यदि उसे देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। जैसे अब आज का उदाहरण ले लीजिए कि लोकतंत्र है तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा देश प्रोग्रेस कैसे करेगा, एजुकेशन बढ़े, मेडिकल साइंस बढ़े। अब आज की कंडीशन ये है कि हम कोचिंग लाइन वाले वो हैं, तो आज हमारे पास ऑर्डर आते हैं कि कल सीएम साहब का दौरा है इसलिए कोचिंगें बंद रहेंगी। अब मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा कि एजुकेशन से उनके दौरे का क्या संबंध है। बच्चे अपने पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली कंडीशन है। जो आप मुद्दा उठा रहे हो ब्यूरोक्रेट्स वाला, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि सरकार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं आम लोग की भी ये सोच होती है कि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। तो यहाँ फैक्ट ये काम करता है कि वो इसलिए सरकारी नौकरी नहीं कर रहा कि उससे कोई एक स्थायित्व मिल रहा है, उससे पता है मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। ये है सोच कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि राजनीति हावी रहती है ब्यूरोक्रेट्स पे, तो हावी कैसे होगी उस चीज़ को आप दूसरे तरीके से लीजिए कि विधायक साहब हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कभी भी किसी भी समय दौरे पर पहुंच जाएं, महीने में 30 दिन है, उनमें कभी भी किसी की जाके जांच करें तो ऑटोमेटिकली काम सही होने लगेंगे। आज नॉर्मली हम जैसे हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि 8 बजे या 10 बजे का टाइम है डॉक्टर्स का पहुंचने का। आप भी जानते हो क्या वास्तव में डॉक्टर्स 8 बजे या 10 बजे पहुंच रहे? नहीं पहुंच रहे। उनके अंदर डर है, लेकिन इतना डर नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि काम करना चाह रहा है पर कर नहीं रहा। बिल्कुल काम करना चाह रहे हैं,
ब्यूरोक्रेट्स करना चाह रहे हैं, लेकिन काम उनसे करवाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं भारत की एक शासन व्यवस्था है। बिल्कुल, उनको जाके आप स्कूलों में जाके जांच कीजिए, आप बिजली विभाग में जाके जांच कीजिए, कर्मचारी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, बस सडन विजिट कीजिए। आज ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं तुरंत हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि सर सीएम साहब आ रहे हैं। सीएम साहब बिना की सूचना दिए सडन विजिट करे तब उन्हें पता चलेगा ना हकीकत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस वो वाली बात है, बजट भी आ गया, सब काम हो रहा है। ऐसा है, जो विकास की बात करें ना अपन, तो राज्य स्तर पर अगर विकास की बात की जाए तो गहलोत साहब ने इतनी फ्लैगशिप योजनाएं जो दी हैं वो शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, उंगलियों मतलब गिनी नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी योजनाओं को से जुड़ी हुई योजनाएं बनाते हैं ब्यूरोक्रेसी गहलोत साहब, कोई शक की नहीं आप है। वो कह रहे हो ना कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए निश्चित रूप से जो है एक सख्त प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। भाई अपनानी तो पड़ेगी ना कुछ न कुछ, और जो है अधिकारी अगर काम नहीं करेगा तो उसको तड़ी भी लगानी पड़ेगी। अब मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए चिरंजीवी योजना है, RGHS योजना है, कितनी जबरदस्त योजना है ये। अगर ये सही ढंग से चलती रहे, और मैं तो ये कहूंगा गहलोत साहब से कि इस योजना को इस तरह से करें कि दूसरी कोई गवर्नमेंट भी आए ना तो वो इसको चेंज नहीं कर सके, इस कानून इसको खत्म नहीं कर सके। आपने सही कही मंगल साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई चलेगी कैसे, चलेगी क्या? आपने तो हर विधायक को इतने पावर दे दिए कि वो खुद मुख्यमंत्री है, वो खुद, फिर चलेगी कैसे? आज आप सडनली यहाँ दौरा कर रहे हैं तो सब कुछ चुस्त दुरुस्त हो गया। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के तालमेल से आपको मैं बताऊं कि 2098 से 2003 का जो इनका कार्यकाल कांग्रेस शासन में उस समय रहा गहलोत साहब का, तो लाल, सफेद और पीली 3 पर्चियां चलती थी। पहले आपने शिकायत लिख दी, उसकी सफेद पर्ची आती थी कि आप 15 दिन में काम करिए। इसके बाद काम नहीं होता था तो जो है फिर पीली पर्ची आती थी दोबारा शिकायत जाने पर कि आप इनका 8 दिन में काम करिए। इसके बाद जो है नहीं होता था, फिर शिकायत करते लाल पर्ची आती थी। कितना डर था आप ये समझो उसमें। लेकिन उस डर ने 2003 के बाद जो चुनाव हुआ तो उसी ने मतलब आज भी गहलोत साहब अपने मुख से कभी कभी कह देते हैं कि मेरे वो कर्मचारियों ने उस समय जो है हरा दिया। क्या कहना तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा था सर, किसी न किसी बहुत अच्छी योजना है RGHS है, चिरंजीवी, सब चीजें हैं, ये चल रही हैं। ये अगर इनका एग्जाम्पल लिया है, स्कूटी योजना अब चिरंजीवी योजना के अंतर्गत मान के चलिए किसी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट हुआ, हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना के तहत उसका बिल ही इतना बढ़ा देते हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है आपको सुविधा तो मिल रही है, लेकिन बस बिल्कुल, लेकिन वो नहीं, उससे फायदा किसको हो रहा है? पेशेंट का जहां 2000 या 5000 में काम हो रहा था वहां उनके 50-50 हजार के बिल बन रहे हैं। यानी उस चीज का पैसा किसको मिल रहा है? हॉस्पिटल फायदा उठा रहा है। एक आम आदमी ठीक है मिल रहा है उसको सपोर्ट, लेकिन प्रॉपरली जो हम पैसा देना चाह रहे हैं एक आम पब्लिक को वो तो नहीं हो पा रही ना। तो योजनाएं अच्छी हैं लेकिन वो प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही ना। आप जो कह रहे हैं इस बात में दम है, मैं मानता हूं। मैं अभी 2 महीने पहले हार्ट से जो है परेशान हो गया तो मैं जयपुर गया। मैं जयपुर जाकर के दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पास योजनाओं का लाभ मतलब मिल सकता है, पैसा गवर्नमेंट से आएगा कि साहब दोनों तीनों ही बदलवा लो आप तो स्टेंट, या जो है ओपन सर्जरी करवा लो। मैं कि ऐसा क्यों? फिर राजीव बर्गर अट्टा जो SMS का जो हेड है, चीफ हेड, उससे हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक स्टैंड डलवा करके नहीं काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक स्टैंड डलवाया। तो कहने का मतलब है दुरुपयोग रोका जाए, उस पर किसी तरह से अंकुश। लीकेज योजनाएं बहुत अच्छी हैं, स्कूटी योजना है, बालिका शिक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है। गलियां भी तो निकाल रहे हैं ना सर। अब आपने बेरोजगारी भत्ता कर लिए, देखो आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार ने कहा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अब उसमें इंटर्नशिप वाला आपने कंडीशन डाल दी। देखो इंटर्नशिप वाली कंडीशन आपने डाल दी। ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं सर जिनमें आप ही ने रास्ता बंद कर दिया लोगों का, तो फिर काम कैसे चलेगा? वो गलत, उसमें गलत नहीं, गलत नहीं, तो वो चीजें पहले ही आप क्लियर करके रखते तो ज्यादा बेहतर होता। अब हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो निकल करके आता है, 16 साल हो गए और पाचना में पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो जाता है तो थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, और या फिर कल 24 तारीख को खुलेगा नदी में जाने के लिए, वरना इसके अलावा पाचना का पेच सुलझ नहीं पा रहा है। आखिर कमी किसकी है साहब? अब तो अदालत का भी फैसला आ गया, केवल राजनीतिकों की इच्छा शक्ति की है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। क्योंकि राजनीति क्या इच्छा है? विधायक महोदय तो बहुत झंडा लेकर के चले, अपनी सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया वजीरपुर में। मैं कहता रहा हूँ ना, अगर केवल ज्ञापन देने तक सीमित रह जाते हैं उसके बाद में काम उनका खत्म हो जाता है। अगर सरकार चाहे,
मेरा इसमें नो डाउट कि विधायक साहब बहुत पावरफुल है। विधायक साहब करीब है, नहीं सब कुछ इसमें है। और विधायक साहब तो मेरे ख्याल से खुद भी है ना, जितना जो लिफ्ट योजना का जितना खर्चा है ना, विधायक साहब चाहे तो खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सरकार ऊपर दबाव डाल के अगर ये योजना पूरी हो जाती ना, कोई ज़्यादा बजट नहीं है, वो वहाँ की जनता की मांग भी तो यही है, केवल पहले पानी हमारे पास आ जाए लिफ्ट के द्वारा। आप उनको लिफ्ट से अगर पानी ही पहुंचा दो तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाए ना। आज तक उन लोगों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है, आज नहीं पहुंच पा रहा है तो वो कहते हैं पहले भाई जमीन तो हमारी गई है, पानी हमको चाहिए, वो भी सही जगह पर है। पर वो तो पहले से चली आ रही थी ना सर। लेकिन सर मैं यही है ना कि जैसे मान लो कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, तो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, लेकिन कोर्ट को प्रॉपरली उस क्षेत्र की परिस्थितियों का पता नहीं है। जैसे सर बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो उसके लिए या तो एक टीम बनाए या कमेटी बनाए कि पहले उस क्षेत्र की जानकारी ले, फिर वहाँ के जो भी कद्दावार व्यक्ति है उनसे चर्चा की जाए कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ऑर्डर वहां से चलते हैं, लेकिन यहाँ जो धरातल पर चीज आ रही है उसके बारे में उनको पता नहीं है। जब इस बारे में उनको प्रॉपरली जानकारी ली जाएगी तो हर आदमी सहयोग करेगा, कौन नहीं करेगा। अब जैसा अनिल सर बता रहे हैं कि भाई वहाँ के लोगों को ही पानी नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे पानी निकलने देंगे, पहले उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले। कि 2008 में ये फैसला हुआ कि वो गुडला को जो है बजट भी दे दिया और गुडला परियोजना के हिसाब से लिफ्ट परियोजना वहां पर लागू भी 2 साल में स्वीकृत भी हो गई। अब वो स्वीकृत हो गई तो तैयार क्यों नहीं हो पाई है, यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मान लो 2008 में, लेकिन अब तो 2022 है ना, 15 साल हो गए। सबके अगर दूसरी बात ये आप जैसे कह रहे थे ना, अभी पहले आपने समाचार सुना रहे थे पश्चिम राजस्थान पे सारी योजना, कि वहाँ के राजनीतिक है ना वो केवल विकास के लिए लड़ते हैं, विकास के लिए लड़ते हैं। मैं पहले आज से 20 साल पहले सालासर बालाजी गया था ना, तब भी वहाँ की रोड चमन थी, हर झोपड़ी में लाइट आ रही थी। आज भी पश्चिम राजस्थान की आप सड़कें चले जाए, वो किसी भी जगह पर आपको सड़कें अच्छी मिलेगी, पार्क मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आज पूर्वी राजस्थान में हम लोग जो भी राजनीतिक बनता है ना, वो पहले अपनी जाति नहीं, विकास नहीं, विकास को नहीं रोकते। पहले हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक है ना, वो पहले अपनी जाति, फिर उसके बाद में धर्म, उसका क्षेत्रवाद, फिर फलाने बाद, वो ये नहीं देखता पब्लिक हित किस में है। अगर जिस समय हमारे यहाँ के भी नेता जैसे पश्चिम राजस्थान के नेताओं की तरह केवल जनता की ध्यान की ओर देंगे तो हो सकता है। पूर्वी राजस्थान तो वैसे भी है ना, चंबल यहाँ से निकल रही है, बनास नदी यहाँ से है, पांचना का बांध है, हम एमपी से जुड़े हुए हैं, हमारे पास तो ज्यादा चांस है। जब पांचना का पानी केवला देव जा सकता है तो यहाँ नहरों में पिलोदा है, छोटी देव क्यों नहीं आ सकता है, आराम से आ सकता है। और केवल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, समझाने का, आराम से वहाँ के लोग बैठे, यहाँ के लोग बैठे, पंच पटेल बैठे हैं, वहाँ के सारे समाज को बैठा है, अधिकारी बैठे हैं, उनकी एक अरे आराम से बैठ के समस्या बैठेंगे तो सारी समस्या, पानी कोई समस्या सी नहीं दूर नहीं हो सके, लेकिन बैठा लो तो सही साथ में। और आप भी बैठो, वहाँ के भी जनप्रतिनिधि बैठे, यहाँ के बैठे, और वहाँ के पंच पटेल बैठे, सारे समाज के जो भी है, और बैठा लो और वहाँ की समस्या दूर करो। नहीं काम नहीं होता तो वो क्रियान्वित नहीं होती, बैठते तो है, ले लेगा, काम नहीं होता। कोई सरकार चाहिए ना कुछ और चाहिए, पुरुषोत्तम जी, कर लेंगे। 4 विधायक है कांग्रेस के, करौली में भी आप मालूम कर लीजिए, चाहे माधोपुर में मालूम कर लीजिए, लाखन जी भी वहां हैं, रमेश मीणा वहां से मंत्री हैं, उसके बावजूद आखिर ये पासना का पेज सुलझ क्यों नहीं पा रहा है? पांचना के पेज में 2 जातियों की आपसी लड़ाई है, मेरा जहाँ तक मानना है। पांचना के पेच में जो गंगापुर में बाहुल्य है 2 जातियों का, उनमें आपसी विवाद फंसा हुआ है, और मूंछों की, इसलिए मेरे ख्याल से अदालत या सरकार भी रिस्क नहीं ले रही। मूंछों की लड़ाई है, और अदालत भी जाकर फैसला कर देती है तो गुप्तचर ये सूचना देते हैं कि साहब यदि इसको आपने छेड़ा तो ये बहुत ज्यादा जो है दंगे फसाद हो जाएंगे। इसलिए न्यायालय को भी जो है संवेदना पूर्वक जो है कि इस मामले को अभी ज्यादा वो नहीं किया जा सकता है इसका? इसमें तो यही है, अगर दोनों जातियों के जनप्रतिनिधि आपस में बैठ के सामंजस्य बिठा करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि दोनों वर्ग खुश हो जाए, दोनों जाति खुश हो जाए, तो ये आसानी से सुलझ सकता है। पर अब अगर मौजूदा वर्तमान स्थिति देखें साहब, तो अब तो राजनीतिक इच्छा प्रबल होती जा रही है। विजय बैंसला जी जो हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर चुके हैं, उसकी बताया जा रहा है कि साहब उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो कोई ना कोई टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे, चाहे सांसद का लड़वा दो, चाहे विधायक का लड़वा दो, तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? ये मामला सुलझेगा कैसे? देखिए बेसिकली सर जो बताया अभी पुरुषोत्तम जी ने, यही निकलेगी कंडीशन इसमें। ना यहाँ कोई सरकार निर्णय ले रही, ना कोई अदालत, यहाँ लोकलाइज जो व्यक्ति हैं, दोनों कास्ट है या अदर, उनके प्रतिनिधि लाना पड़ेगा और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे वो खुश रहे कि हाँ भाई हमारा भी कार्य हो गया, और तब जाकर के पेज खुलेगा। अन्यथा ये कितने भी ऑर्डर आ जाएं, कितनी भी सरकारें बदल जाएं, इसका पेज नहीं सुलझेगा, ये निश्चित है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
है ना, जम के शेयर करना सर। आज मजा आएगा इस डिबेट में और बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल करके सामने आएंगी। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है और उसको लेकर के भी अदालत ने अभी फैसला किया है एनजीटी ने, और वो है बजरी खनन। सवाई माधोपुर जिले की लाइफलाइन कहा जाता था बजरी खनन, और इसने माफिया को जन्म दे दिया। माफिया शब्द बजरी के लिए पहले इस्तेमाल नहीं होता था, इजीली लोगों को मिल भी रही थी, सारा काम हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, और फिर अचानक से जैसे ही बजरी पर रोक लगी, बजरी माफिया जो शब्द है वो नया इजाद हुआ। और अब अदालत का फैसला आने के बावजूद भी मैं ये समझ रहा हूं कि मैं लगातार आपको खबरें भी देता हूं, प्रमोद जैन भाया एक ऐसे खान मंत्री हैं, एक ऐसे खनन मंत्री हैं जो शायद मेरे ख्याल से बहुत कम सुर्खियों में रहते हैं। ज़्यादातर या तो वो सेलिब्रेशन फैमिली के साथ करते हैं या कहीं ना कहीं फेंटा बंधाते हुए घूमते हैं। बाकी बजरी खनन को लेकर के अभी तक इसको मामले में कोई जो है आगे कदम बढ़ाया नहीं गया है। बजरी खनन बड़ा मुद्दा है और अपने क्षेत्र के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकार के काम तो नहीं रुक रहे, सरकारी बिल्डिंगें तो बन रही हैं, आम आदमी को आज भी 12,000 में बिजली मिल रही है, तो फिर क्या कारण है? देखिए, फिर वही बात है, सरकार और अगर अपना पक्ष रखे न्यायालय में तो आराम से खुल सकता है। जब और जगह टॉक वगैरह में खुल चुका है, खुल गई तो और लीज खोल दिया, थोड़े दिन बाद में यहाँ भी खुल जाएगी। लेकिन परेशानी यही बात है ना कि आप जितना अवैध हो रहा है, आपने जो रोड टूटने का मूल कारण भी ये कहते हैं अवैध बजरी खनन है। बिल्कुल अगर ये वैध हो जाएगा तो पहले भी रोड पहले भी थी, जब उनको चिंता नहीं होती थी। आज उनको गाड़ी तेज भगानी पड़ती है। एक बार सुबह सुबह आप देखेंगे ना, स्टेशन घूमने जाओगे, एक्सीडेंट होने का पूरी संभावना रहती है। और सरकार चाहे तो ये सारी समस्या दूर हो सकती है। अच्छा मंगल सर, बड़ा मुद्दा तो रहेगा। कल गहलोत साहब से भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगती है कि साहब हाँ आने वाले दिनों में बजरी खनन को लेकर के वो भी उनके जहन में भी रहेगी ये चीज। जहन में तो रहनी चाहिए। कल के जो है मीडिया और अखबार है वो इस मुद्दों को लेकर के सुर्खियों में रहेंगे। भाई पुराने नए जो भी मुद्दे हैं वो रहेंगे, कुछ योजनाएं जो पुरानी। हमारे पास जो खबर है कि वो ये है कि इस महीने में बजरी निस्तारण जो है, बजरी खनन का जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन जो हुए हैं, गवर्नमेंट को रॉयल्टी वगैरह से मिल रहे, गवर्नमेंट का खजानी रॉयल्टी ले लो लेकिन पूरा कर दो उसको। दूसरा अधिकारियों का सम्मान भी बढ़े। आज स्थिति ये कि पुलिस भी मतलब आप देखिएगा, पुलिस वगैरह कोई आज है ना ढंग से काम नहीं कर पा रही है। बजरी माफिया वास्तव में ही बहुत ज्यादा आगे हो गया। और बजरी माफिया के ऊपर इसके अलावा ये है कि जितने बजरी जो काम कर रहे हैं ना, वो विशेष कम्युनिटी, विशेष जाति के लोग ज्यादा है, तो उनको पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे तो थोड़ा दबाव ज्यादा रहता है। जिला बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहे थे साहब, एडीएम का पोस्ट भी आपने दे दी, अब यहाँ एएसपी भी बैठने लग गया। एडीएम मतलब एज ए कलेक्टर हो गया, एएसपी मतलब एज एएसपी हो गया, तो फिर बचा क्या? आबादी खूब है, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, फिर जिला बनने में करौली जिले जिस प्रकार करौली जिला बना, एक विधायक की जो है पावरफुल, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ जिला चाहिए। लेकिन जिला बनने के कई नुकसान भी है जनप्रतिनिधि को। फायदे तो यही है कि जनता वाहवाही करेगी, नुकसान यह है कि एक उपखंड पे शासन करना तो मामूली बात है, लेकिन एक जिले पे शासन करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, वो ये सोचेगा मुझे अगली बार आना है, इसलिए जिला बनाने से तो बेहतर है ये उपखंड ही रहे तो बढ़िया है। कम से कम मैं संभाल तो सकता हूं चीजों को। जनप्रतिनिधि की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण जिला बनने में ये सारी रुकावटें आ रही हैं। नहीं तो जिला बनना कोई ज्यादा मुश्किल टेढ़ी खीर नहीं है। जिला बनने के बाद 3 चीजें प्रभावित होती है। नंबर 2 के आसपास की तहसीलें मिलती हैं जिले में, तो उसमें राजनीति का भी जो है समीकरण बदलता है। कलेक्टर बैठता है, कलेक्टर के प्रभाव में भी जो है, और आपस में जनप्रतिनिधियों की और कलेक्टर की कभी कभी वो हो जाती है। तो इससे, इस टकराव से बचने के लिए जातिगत और ये क्षेत्रवाद, तो इस वजह से कोई भी जनप्रतिनिधि गंगापुर सिटी को जिला न तो बनाएगा और नई इच्छा शक्ति है। जनता ही यदि बहुत ज्यादा दबाव बना ले जनप्रतिनिधि पर तो ही ये जिला बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। इन्होंने नेगेटिव बताई, वैसा सर पॉजिटिव भी तो है कि जिला बनने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है या और चीजों में सुधार है या सुविधाएं, वो भी तो बढ़ेंगी ना कहीं। पुलिस में कमा भी बढ़ेगा, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सब पे फर्क पड़ेगा। देखिए सर, अगर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, सर ने कहा चलो ठीक है कि बन रहा है तो वाई तो मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो अपनी गवर्नमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग कार्य भी तो करेगी। भाई कलेक्टर का पद दे रही है, एसपी पद दे रही है, तो सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। और निश्चित बात है कि गंगापुर इस मामलों में बहुत आगे है।
एजुकेशन हब बनता जा रहा है, और भी आसपास के जो एरिया हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे करौली और गंगापुर की अगर हम कंपैरिजन कर लें तो करौली डिस्ट्रिक्ट है, गंगापुर नहीं है, लेकिन गंगापुर में जो सुविधाएं वो करौली में भी नहीं है। तो दावेदार है, और जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो हम केवल इस वजह से कि कहीं राजनीतिक समीकरण बदलेंगे या क्षेत्रवाद वाली जो स्थितियां आएंगी, उस वजह से अगर क्षेत्र का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत होगा। चुनाव का जो जिले स्तर पे जो बजट आता है ना, बिल्कुल वो अलग ही होता है। वो बजट उपखंड को उसके अनुसार भी नहीं मिल पाता है। हाँ, जो जिले को मिलता है। हाँ, तो जिले को मिलता मेरा है। मानना ये है अजय जी कि अभी जो वर्तमान में है ना, ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं ये विकास को लेकर नहीं हो रहे। बहुत बड़ी बात कही आपने पुरुषोत्तम सर, विकास तो खो गया। 70% चुनाव तो दलगत जो है ये क्षेत्रवाद, जातिवाद और इससे हो रहे। आप मैंने 200 विधानसभाओं का अध्ययन किया है, 160 विधानसभाओं के एमएलए ओनली जातिवाद के कारण जीते हैं। चाहे कतई लखन मत हुए, चाहे कुछ भी विकास नहीं हो। तो कहने का मतलब ये, मैंने जो कहा कि जिला क्यों नहीं बन रहा, जिला इसलिए नहीं बन रहा कि भाई उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। नहीं तो ये जिला तो करौली से पहले गंगापुर जिला बन जाता। लेकिन चूंकि वो जो गुजर नेता थे सपोर्टर वाले, उनमें जो दृढ़ करौली वाले अपने हंसराज जी, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने ये कहा मुझे न तो धन चाहिए, न कुछ और चाहिए, न कुछ चाहिए, मुझे तो जिला चाहिए। तो ऐसा जो है एक वाक्य में कुछ कहने वाला कोई जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो बात को मजबूती से विकास पे न तो वोट पहले मिलते थे, विकास के गए जमाने। आज विकास के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं। सारा काम 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर होता है। 3.5 साल तक जनता जो है ना भटकती रहती है। लास्ट के 1.5 साल में ये कर दिया, वो कर दिया, सारे जनप्रतिनिधि। अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल कड़ा सच आपने कहा है कि लास्ट में ही ये सरकारें आकर के क्यों ये शिलान्यास वाला जो है त्योहार बनाती है। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि रामकृष्ण जी पिछले कार्यकाल में, इसमें इस वर्तमान नहीं करूँ, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिला बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने एडीएम कोर्ट वगैरह सब खुलवाए, और वर्तमान में इस कार्यकाल में वो काफी, मतलब मुझे लगता है कि वो उतने सक्रिय रूप से जिले के लिए नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर गंगापुर सिटी जिस प्रकार से डीग की आबादी 40-20-30 हजार की है, नगर की आबादी 20-30-40 हजार की है, वो जिला बनने की दौड़ में बहुत आगे तक चले गए। कुचामन सिटी की आबादी 30-40 हजार की है, वो गंगापुर सिटी से जिला बनने की रेस में बहुत ज्यादा आगे। और जब भी आप देख लेना अजय जी, जब भी आप देखेंगे तो ये जिला जब घोषणा होगी ना, उनसे पहले इनकी घोषणा हो जाएगी। इसमें अगर ये कह रहे हैं ना कि राजनीतिक इच्छा नहीं, जिला बनेगा, ये अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है कि गंगापुर सिटी अगर जिला बनेगा ना, तो गंगापुर सिटी से ऐसा नहीं है कि गंगापुर से विधानसभा भी तो क्षेत्र पड़ सकता है, 2 विधानसभाएं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा मेरा ये मानना है कि जिला बनने के बाद में फंड आता है, सुविधाएं बढ़ेंगी, पार्क बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे। जब आईएएस और आईपीएस जब बैठते हैं ना, तो ये बात मानिएगा, ये जैसा अभी पुरुषोत्तम जी बोल रहे थे, आरएएस और देखो आरएएस और मतलब आरपीएस, इन पर तो थोड़ा सा राजनीतिक दबाव चल जाता है, लेकिन आईएएस और आईपीएस पर दबाव बना कैबिनेट मंत्री तक भी नहीं। जैसा आपने रमेश मीणा जी का बोला ना कि जब बड़े बड़े मंत्री जब आईएएस आईपीएस पर हाथ डालने से घबराते हैं, उन पर राजनीतिक दबाव इतना नहीं चलता। जब आईएएस और आईपीएस बैठेंगे ना, तो सतत विकास होगा। अच्छा, एक पत्रकार के तौर पर पुरुषोत्तम सर, आप कोई सवाल पूछना चाहें? हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो विशेषज्ञ, इनसे क्या आपके जहन में क्या आता है एक पत्रकार के रूप में, इनसे क्या पूछना चाहते हैं? मेरा तो ये नहीं, लीजिए आप, बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये है कि पूछिए। आप एक विशेषज्ञ और एक पत्रकार। आप अनिल जी, आप भाजपा से भी जुड़े हो और वैसे भी आप एक एडवोकेट हो। मेरा तो ये है, क्या गंगापुर की सड़कें इतने साल से ऐसी थी, ऐसी ही रहेंगी क्या? देखिए सर, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। गंगापुर सिटी की सड़कें पहले इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि सीवर लाइन और एलएनटी और अमृत जल योजना वालों ने गंगापुर की सड़कों को खुदाई कर दी। इसके अलावा जैसे वेद प्रकाश जी को मालूम है कि जो फंड गंगापुर सिटी को मिलना चाहिए, तो वो पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। हमारे जो सभापति अगर सरकार के विपरीत विचारधारा का बना हुआ है, आज मजबूरी है कि उनके पास बजट नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बीजेपी कांग्रेस से की बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ गंगापुर की जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें हर मिलनी चाहिए। उसमें बीजेपी वाला भी चलता है, कांग्रेस वाला भी चलता है, और अन्य पार्टी वाले भी चलते हैं। इसलिए इसको अच्छी सड़कें, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, पर्याप्त पानी, जैसे बीच में पढ़ते हैं कि सब चंबल में पानी कम आ गया, सब लिफ्ट डूब गई, बोरवेल डूब गया, बोरवेल पानी नहीं चल रहा, ये समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दों से अलग हटकर सोचना चाहिए।
मेरा भी यही मानना है कि सड़कों में और बिजली में, पानी में, इनकी सुविधाओं में बिल्कुल राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें सड़कें अच्छी रहेगी, जनता खुश रहेगी। आज गंगापुर में सबसे ज़्यादा यदि अव्यवस्था है तो सड़कों की है, दूसरी है लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। अधिकांश पाइपलाइनें लीकेज हैं और लीकेज का विभाग के पास कोई इलाज नहीं है। देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। गंगापुर सिटी में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, लीकेज है, क्योंकि जो अनऑथराइज कनेक्शन हो जाते हैं ना, वो अनऑथराइज कनेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है। कोई आप शिकायत किससे करोगे? अनऑथराइज कनेक्शन हो रहे हैं, बंद नहीं होते, पानी पर्याप्त मात्रा में इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी वाली बात, जो गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी जो समस्या है ना सर, वो आप चूंकि आप पत्रकार हैं, इसके अलावा आप बहुत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा गंगापुर सिटी के जो बाजार है ना, वो पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आप किसी भी बाजार में चले जाइए, यहाँ से थाने के आगे से निकलेंगे और बाजार में आप लास्ट में कैलाश टाकी तक चले जाइए, हर बाजार में छोटी सी रोड है, 20 फीट की रोड है, 15 फीट की रोड है, और दोनों तरफ मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। आज आदमी पैदल नहीं निकल सकता है। उसके बाद में फिर समस्या आती है साहब, जब भीड़ इतनी होती है तो इसके मामले उसके आड़ में जेब कट्टी वगैरह अपराध भी, छेड़खानी का अपराध भी होते हैं। कोई जगह है नहीं लोगों को, और आप जान के वो निकलते हैं। इसलिए पार्किंग की समस्या भी है, और सारी समस्या ये सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि विधायक साहब को और सभापति को, अन्य जनप्रतिनिधियों को बैठकर गंगापुर सिटी के विकास के लिए राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर प्रयास करने चाहिए। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है। अब एक आम नागरिक के नाते हम सोचते हैं कल सीएम साहब आ रहे हैं, और अब बिल्कुल हम सब दिल से उनका स्वागत भी करते हैं। सूबे के मुखिया हैं, आना भी चाहिए, और दिल से हम स्वागत करते हैं। एक तो चीज़ ये निकल करके आई कि साहब ऐसे अगर आते रहें 2-2, 3-3 महीने में तो अच्छा है, कम से कम कुछ सूरत तो बदले। देखिए सर, सीएम वास्तव में, देखिए ईमानदारी की बात है, सीएम बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत। ये हमारे गंगापुर सिटी के लिए सौभाग्य की बात है, सीएम साहब आ रहे हैं। और अगर आ रहे हैं, कई बार तो करीब से चले गए, माधोपुर आकर के निकल गए, करौली भी आए थे, लेकिन गंगापुर, और चूंकि जब वो आ रहे हैं गंगापुर सिटी, तो गंगापुर की जनता उम्मीद करती है वो गंगापुर सिटी के लिए कई प्रकार की घोषणाएं करेंगे। दिल से आप बताओ, बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कि 3-4 घोषणाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कौन सी हो सकती है? देखिए सर, मैं तो जिस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी तमन्ना है और मैं चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि दबाव डालें, गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए दबाव डालें, शामिल कर लें, प्रयास करें, तो गंगापुर सिटी को ये जिला बनाया जाना चाहिए। मंगल सर, बिल्कुल सर, क्या उम्मीद है भाई? जिले के लिए तो प्रयास करने चाहिए, और हो सकता है मंच से घोषणा कर दें, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन सीएम साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जनता जो उम्मीद लगा करके बैठी है, भाई बाहर की सड़कें निश्चित रूप से सुधर रही है, आउट एरिया की, अंदर शहर की सूरत हाल बिल्कुल खराब है। और रहा सवाल योजना जो विकास के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे धुंधेश्वर है हमारा, तो उसको मतलब पर्यटन के उसको कुछ बजट मिले, 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपए मामूली बात है, इतना ही मिल जाएगा तो हम तो उसी में खुश हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि अंडरपास के लिए जो स्वीकृत हुआ है, इसमें भी अभी असमंजस की स्थिति है, उसकी भी स्थिति स्पष्ट करें। मेरा कहने का गंगापुर को एक रिंग रोड मिल सकती है। एक बात बताओ, आपने कभी विधायक महोदय से ये महूकल अंडरपास की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करवाई कि साहब कछु तो स्पष्ट कर दो इसको? पिछले कार्यकाल में स्पष्ट कि पहले पैसा लेके आया जो नगर परिषद खा गई। अच्छा, इतना आपसे नहीं कहा गया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। और अभी भी वो कह रहे हैं 9 करोड़ 40 लाख। अब 9 करोड़ 40 लाख की उसकी लेटर देख लो, और क्या है, अगर उन्होंने जारी कर दिया तो मैं आरोप कहने की हिम्मत नहीं, हिम्मत की बात नहीं है। जनता कोई मांग करेगी तो उसके में हिम्मत की क्या चीज है? सर, वर्तमान विधायक के लिए थॉट ऑफ परसेप्शन कुछ शहर के लोगों का ऐसा बन गया कि साहब बड़ा मिलने में बड़ा अटपटा सा लगता है, पता नहीं कब क्या कह दें, साफ गोई से ज़्यादा बोलते हैं। बाकी आपको लगता है कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं, देखो 5 महीने पहले की तो मैं ये कह सकता हूँ कि फवारे से लेकर के स्टेशन तक की रोड का शिलान्यास करा था, आज तक उसका पता नहीं है। कोई भी एजेंसी उस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं हो रही कि साहब हमको ये सड़क बनानी है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो देखो सभी जनप्रतिनिधियों की आदत होती है। अच्छा, मतलब क्या है, देखो घोषणा करना नहीं, पर ये आदत का खामियाजा जनता कब तक भोगेगी? मैं बताऊं आपको, स्टेडियम का शिलान्यास 2 बार हो गया। हाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में 80 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम बनना था, 20-30 लाख रुपए लग भी गए, वो बन भी गई और वो ढह भी गई, और वो है ना स्टेडियम आज तक नहीं बना। उसके बाद 2015-16 में
भाजपा के टाइम में वसुंधरा जी ने करा था। वो जो है डिप्सिया में नहीं, राजपाल सिंह शेखावत जी ने उसका उद्घाटन किया। उसमें बाउंड्री बन गई, सब बन गई, और उसमें भी 60 लाख रुपए लग गया। उसके बाद आज तक उसका स्टेडियम का अता पता नहीं है कि कहाँ है। इसी प्रकार जो है आप ये देख लीजिए, पहले जो है नहर का कुशाल लेक का जोरों से ये चला था, अब हो रही है, अब हो रही है, अब नौकाएं चलेंगी। अब मतलब मैं कुशाल लेक के बगल में रहता हूँ मैं, तो मैं तो रोज उसको देखता हूँ तो सोचता हूँ तो कहने का मतलब क्या है, राजनीतिक घोषणाएं छोटी मोटी शिलान्यास और ये होते, मैं तो ये जानता हूँ धरातल पे काम होना चाहिए। और मैं राम के जैसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कुशाल लेक का काम और ये जो आपके बालिका महाविद्यालय के भवन निर्माण का काम और ये हॉस्पिटल जो कल जो शिलान्यास हो रहा है, इसका काम नहीं, और ये सड़क की शहर की सड़कें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई नई योजना की बजाय अभी आप पहले ये पुराने सारे कामों को जो है आप एक बात बताओ पुरुषोत्तम जी, 7 करोड़ में 68 सड़कें बनवा दोगे नगर परिषद में? 7 करोड़ रुपए में 68 सड़कें बनवा दोगे नगर परिषद? नहीं, 7 करोड़ में तो संभावना नहीं है। तो वो तो उसी का दावा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या है, 200 मीटर की सड़कें भी तो होती हैं। क्या 200 मीटर की सड़कें भी तो होती है कॉलोनियों में, तो कॉलोनियों में जहाँ पानी भरता है। नहीं, अभी जो दिए ना 7 करोड़ की पीडब्ल्यूडी से 68 सड़कें दी है 68 परिषद में। नहीं, 68 सड़कें 7 करोड़ में नहीं बनती। नहीं बनेंगी सर। नहीं, ये तो छोटे छोटे टुकड़े हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ 200 मीटर की भी हो सकती है, 200 मीटर 150 मीटर की है, टुकड़े टुकड़े गाड़ी भी हो सकती है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हो? हाँ जी सर। बहुत कुछ चीजें हैं आपके कोचिंग सेक्टर को लेकर के भी सरकार कोई नया ड्राफ्ट लेकर के आने वाली है कि साहब 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और कोचिंग जो है उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी है, शिक्षकों से पेपर लीक के मामले हैं, भर्तियों में वैकेंसी चल रही हैं, अरे साहब हम नौकरियां और देंगे और वैकेंसीज निकाल रहे हैं, मगर मिल कुछ नहीं रहा। नौकरियों की जो बात है सर, तो अभी देखिए रीट का मामला उलझ ही रहा है। हाँ। और एक नई योजना आ गई विद्या संबल योजना। कितना बढ़िया मजाक करा था। नहीं, मजाक नहीं, और उसमें बच्चा इतना परेशान है आज का यूथ की, उसमें भी अप्लाई कर रहा है। हालांकि वो दिमाग नहीं लगा रहा कि ये 20-50 किलोमीटर भूखा प्यासा रह करके पैसा खर्च करके बेचारे ने उसने फॉर्म अप्लाई किया है। अब अप्लाई करे, उसमें स्थगित के ऑर्डर आ गए उसके। फिर उसका भी अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की नीति देखिए आप, कि अगर मान लीजिए वो वैकेंसी निकाल कर प्रॉपर गवर्नमेंट जो स्थायीकरण होता है उसमें लगाती तो कम से कम 40 या 50 हजार तनख्वाह देनी पड़ती है। अब इन्होंने ये योजना निकाली, योजना अच्छी नहीं है सर। ये अब हम बताते हैं आपको इसके रीजन क्यों अच्छी नहीं है। 21,000 रुपये उन्होंने करे हैं। सरकारी स्कूल में 180 दिन की छुट्टी रहती है, डायरेक्ट आधे कर दीजिए, 10,500 हो गए। उसके बाद सैटरडे को 9 बैक डे होता है, उनका पैसा हटाइए। एक नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में मुश्किल से 8 से 10,000 रुपये आ रहे हैं, और उसमें भी उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा। अगर किसी का ट्रांसफर होकर आ जाता है तो उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। प्लस प्रॉपर ये तो है नहीं कि वो उसको उसी एरिया में दे रहे हैं पोस्टिंग, कम से कम 8-10 किलोमीटर बाहर देंगे तो वो वहां तक जाएगा, आएगा, कुछ ना कुछ व्हीकल वो भी खर्चा, तो ये ले दे के 6-7 हजार रुपये का बैठ रहा है। लेकिन यहाँ वही कि हमने ये योजना निकाली है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एजुकेशन सेक्टर थोड़ा कम हो रहा है उस चीज़ को हम करेंगे। इंग्लिश स्कूलों का इन्होंने जो दिया था कि उनमें हो गई, योजना चल के रह गई, लेकिन उसका कोई प्रारूप अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पोस्टिंग वाली जो है टीचर वही लगाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम स्कूलों को पढ़ा रहे हैं, वो कैसे इंग्लिश स्कूल के बच्चों को पढ़ा देंगे। तो ये योजनाएं जो होती है ना सर, सबसे मेन चीज होती है पारदर्शिता। मैं एक सिंपल सा एक सजेशन दे सकता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा। किसी भी क्षेत्र का कोई भी एक जनप्रतिनिधि है, एक टारगेट बता दे कि 5 साल में मुझे ये काम करना है। 1 साल का टारगेट दे दिया कि हमें गंगापुर की पूरी सड़कें और कुछ मत कराओ। सर ने कहा कुशालगढ़ लेक कराओ, मत कराओ उसको भी थोड़ी देर के लिए। हमें तो आपकी 1 साल का टारगेट दे दो कि 1 साल में सड़क हो जाएगी। जितना पैसा वो कर दो, सड़कों पे करना है। ऐसा कुछ जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से करे, प्लानिंग करे। और ये चीज कहीं ना कहीं सर देखो हर चीज का फर्क पड़ता है, एजुकेशन प्रभावी होती है इसमें। एक IAS ये जो विद्या संबल योजना है, मैं ये मान सकता हूँ ये किसी भी नेता या मंत्री की सोच की उपज नहीं है, कहीं ना कहीं ये IAS की उपज है। उसने कि भाई आपको ज्यादा प्रॉब्लम किया जा रहा है कि बेरोजगारी ज्यादा, आप ये दीजिए, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इफेक्ट डालती है इस चीज पे। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं एक हायर एजुकेटेड होगा तो वो ये सोच लेके आएगा और निश्चित रूप से उसका परिवर्तन होगा। आप जो पश्चिमी क्षेत्र का कह रहे हो, वहाँ कई ऐसे गांव हैं सर जिन्होंने सरकार की तरफ देखा ही नहीं, लोगों ने खुद ने फंड इकट्ठा करके गांव की शक्ल ही बदल दी। आप जज ही नहीं कर सकते कि आप किसी गांव में जा रहे हो, वो ऐसा लगता है जैसे सिटी, और यहाँ सिटी के हाल है ऐसी फंस गए चिल्लाने में, बिल्कुल बस हम चिल्लाने में रह गए। और कहीं ना कहीं मैं लोगों की भी गलती मांगता हूँ कि जनता भी सर देखो, अब जैसे कल CM साहब आ रहे तो हो सकता है भीड़ भी इकट्ठे हो जाए, मुद्दे भी उठाए जाए,
वो चले जाएंगे, उसके बाद आप अपने काम में व्यस्त, मैं मेरे काम में व्यस्त। ये मुद्दे टाइम टू टाइम उठते रहे तो जनप्रतिनिधि को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई करेगा कि चलो हम कुछ कार्य करें। कुल मिलाकर के है कि विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और अगर इसमें ब्रेक लग जाता है ना सर, तो फिर कहीं ना कहीं दीमक लग जाती है और जंग लग जाती है। बहुत सारी योजनाएं आपको मैं बताऊं, 5 साल एक जनप्रतिनिधि रहा, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो उसने ये सोच करके 4 साल तो कुछ भी नहीं दिया कि भाई मैं तो आखिरी साल में दूंगा, जनता भूल जाती है, याद नहीं रखती। और उसने लास्ट अपने आखिरी वर्ष में और उनको जो है ग्राम पंचायतों के सरपंचों को कोई 20 लाख और 50 लाख और इस तरह से वितरित कर दिए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो इनके कार्यकाल 3-3 साल हो गए, तो इनसे जनता वैसे ही नाराज है, और इनको पैसा आवंटित कर दिया तो और भी ज्यादा नाराज होगी, तो इसका तो उल्टा असर पड़ेगा। उस बात को नहीं सोचते और आखिरी उस तक के लिए रखते हैं, विकास नहीं कराते। यहाँ थोड़ा उदाहरण बाहर का ले जाना पड़ेगा। अपने इंडिया में मेनली 2 पार्टी सबसे कद्दावर हैं, बीजेपी प्लस कांग्रेस। लेकिन जो अपने भारत की राजधानी है दिल्ली, वहाँ आप देखिए कौन सी सरकार है और क्या कार्य हो रहा है। सर ने कहा कि 3 साल तक वो आदमी इसलिए कार्य नहीं कर रहा कि जनता भूलेगी, वहाँ कार्य हुआ और कार्य का रिजल्ट आप देख लीजिए। दोबारा सरकार क्यों बनी, रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने कार्य किया है। तो ये सोच लेके हम को भी देखती है पब्लिक, जैसे परसोत्तम जी ने कहा है। तो यहाँ स्थिति है कि चलो मुझे 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए सैंक्शन हो रहे हैं, तो 5 करोड़ में से मैं 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का पहले वर्क तो दिखाऊं। अब मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है तो निश्चित जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग करेगा। बिल्कुल सहकारी समितियां जो होती हैं योजनाओं से आएगा, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन 4 सालों में सत्ता के गलियारों में एक खबर ज्यादा रही है कि इस बार मुख्यमंत्री गहलोत ने रोज सुबह उठ करके सिर्फ ये देखा है कि मेरे कितने विधायक गिनती में कम पड़े हैं और कितने विधायक ज्यादा हुए हैं, विकास कम रहा। 2 साल कोरोना के ज्यादा चले गए। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये सरकार जो है 2 नावों में सवार रही और कश्तियों में छेद थे। कुल मिलाकर के इन्हीं के जो विधायक हैं वो इन्हीं के खिलाफ आग उगलते रहे, और आज भी कंडीशन यही है कि सरकार 2 खेमों में बटी हुई है। गहलोत क्या निर्णय लेते हैं, पायलट खेमा कौन सा है, कौन कब क्या बयान दे जाए, कोई पता नहीं चल रहा। और कुल मिलाकर के राजनीति का स्तर इन दिनों में गिरा तो है। बेवजह की जो बयानबाजी है, बेवजह की जो भाषणबाजी है, उन्होंने राजनीति के स्तर को गिराया तो है। विकास जो है वो कहीं ना कहीं खोकर के रह गया। हम जातिवाद और क्षेत्रवाद में फंस करके रह गए। बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं आ पाई हैं, चाहे वो पुलिस मित्र वाली योजना कर लो, स्वास्थ्य मित्रों की आप देख लीजिए, कोरोना के टाइम पर उन लोगों की भर्ती की थी, आज वो दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। आई कार्ड तक उनके इशू गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं, आप मुझे बता दीजिए 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को आप 72,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके मोबाइल देंगे। आपने कभी सर्वे करवाया कि आज राजस्थान में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? जरूरी नहीं था, वो इतनी बड़ी योजना नहीं थी। उसकी बजाय अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा लाभ होता। क्यों सर, क्या कहना चाहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप, बहुत सारे दर्शक हमेशा मुझसे ये कहते हैं अजय जी आप केंद्र सरकार की बड़ाई करते हो, राज्य सरकार की बुराई करते हो। मैं ये मानता हूँ केंद्र सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, इस देश को मजबूत बनाने में किया है। और हम छोटी छोटी योजनाएं, अब आप देख लीजिए ना कि 24 घंटे में बजट कहाँ से आ गया। इन सड़कों को सुधारने के लिए, इन सफाइयों को करने के लिए, इस मलबे को हटाने के लिए आपके पास में कहाँ से ये बजट आ जाता है? और जब जनता चिल्लाती रहती है तब आप ध्यान नहीं देते। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, बजट आ गया। मेरी ये है कि जब सीएम साहब आ रहे हैं ना, तो आप ये देख लीजिए गंगापुर सिटी में जो समस्या ना हमारे जानवरों की, शायद ये कल ये देखने को नहीं मिलेंगे। ये कहाँ चले जाएंगे कल? ये पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मेरा उनको भी पता लग जाएगा सीएम आने वाले हैं। मेरा ये देखिए सीएम साहब आएंगे, आ रहे हैं, और कल उनसे पुरजोर मांग रखेंगे, जिले की भी रखेंगे, ओवर ब्रिज की भी रखेंगे, और महूकल अंडर पास के लिए भी कहेंगे, धुंधेसर के लिए भी कहेंगे। जो हम पे बनेगा हम मांग रखेंगे। मांगने का अधिकार हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल देने का अधिकार। सीएम देखिए इस साल, बाकी ये बात भी सत्य है कि सीएम साहब ने, गहलोत जी ने इस साल के जो कार्यकाल है ना, वर्तमान कार्यकाल, इन्होंने किसी को ना नहीं किया है। ये तो बात सही है। नहीं, पर पिटारा भी लास्ट में खोला है। पिटारा लास्ट में खोला है। ये कह रखा है कि कोई कमी नहीं आएगी, मांगने वाले लेते लेते थक जाएंगे, मैं देते देते। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि ये डिमांड है ना, गंगापुर सिटी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए भी करे, स्टेडियम के लिए भी करे। जनप्रतिनिधियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको जो है पैसे को और विकास को तरीके से रखते हैं, हाँ, और लेकर के आते हैं। चलिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कल वो कितना टाइम देते हैं।
इतना सुनवाई करते हैं कि नहीं करते जितना हैं। भी देंगे ना, जितना भी दें, अगर उनका सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए ना, वो पर्याप्त अच्छा होता है। एक बात बताओ, कल का जो सीएम का दौरा है वो कहीं ना कहीं विधायक रामकेश मीणा का जो मुस्तकबिल है उसको भी तय करेगा, इनके प्रभाव को भी वो दिखाएगा। ये तो कहने के दौरा है इन्हीं के वर्तमान में सीएम साहब विधायक साहब के नाम से जानते, विधायक साहब के बहुत ज्यादा नजदीक है, इस और ये क्षेत्र भी बात के लोगों मानिएगा। को बाई नाम बाई फेस से, मतलब गहलोत साहब, हाँ गहलोत साहब जानते हैं। ये कई बार जो है हम जाते हैं तो वो पूछते हैं हमसे, फलाना कैसा है, वो कैसा अच्छा। है। बिल्कुल। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और कहने का मतलब ये है साहब, जिस दिन मुद्दे खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन तो राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति जब तक है तब तक मुद्दे भी जिंदा रहेंगे, लोग भी हैं, लोकतंत्र है, चलता रहेगा। मगर सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना ही है कि अगर लोकतंत्र है तो ये जनता का शासन है और जनता के लिए होना चाहिए। राजतंत्र बनाने की कोशिश ना करें कि आज कोई मंत्री और पदाधिकारी आया है तो सड़कें चकाचक हो गई, आज आपके लिए बजट आ गया, आज सारी सुविधाएं आपने सुधार दी। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो पेचवर्क किया है, अगर ये 2 दिन बाद उखड़ ना जाए तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज मैंने ये खबरें चलाई हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुधरना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स मेरे उस पर किए लाइव पर, अजय जी चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। सर ये कुछ का टाइम नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम सिर्फ कुछ पर अटके रहे ना, तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये फिजा बदलने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है, लोगों की सोच बदलना जरूरी है। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, जनता सवाल नहीं करेगी ना, तो फिर ये जवाब भी नहीं देंगे। जनता का सवाल करना अहम है, चाहे वो पाचना का मुद्दा हो, चाहे जिला बनाने की बात हो, क्योंकि पूर्व विधायक ने भी कहा था जल, जेल, जिला और रेल। कितनी सौगातें पूरी हुई ये नहीं कह सकते हम, लेकिन कुल मिलाकर के आश्वासनों पर सिर्फ सरकारें चल सकती हैं, देश नहीं चल सकता, लोकतंत्र नहीं चल सकता। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली यही राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जातिवाद और क्षेत्रवाद में उलझ करके रह जाती हैं, और हम वापस फिर उसी वोट की राजनीति में फंस जाते हैं। लेकिन कल उम्मीद यही कर रहे हैं, हम पल पल की अपडेट आपको देंगे न्यूज़ 7 राजस्थान से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, आप लोग चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं दर्शक और जो भी राजनीतिक सुन रहे हैं, मेरा यही निवेदन है कि आप सीएम साहब से गंगापुर सिटी को जिला बनाने की अपील और दबाव बहुत दर्द है। गंगापुर सिटी जिला बन जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। सर बिल्कुल, विकास के लिए ये बहुत जरूरी है, जिले के लिए जिला बनना चाहिए यहाँ पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल सीएम साहब सौगातों का पिटारा देंगे। अब उसमें जिला है कि नहीं है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये है निश्चित रूप से कल 51 करोड़ रुपए की योजना है, वो निश्चित रूप से घोषणा करके जाएंगे। बिल्कुल सर, जिला बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होनी है, और जो भी हमारी मुद्दे हैं, जो भी समस्या है, वो धीरे धीरे अपने आप सही होती जाएंगी। चलिए, और मेरा ये वादा है आप लोगों से, और मेरा ये दावा है, मेरा ये सोचना है कि जिले की सौगात गंगापुर सिटी को अभी नहीं मिलने वाली है। क्यों कि कमेटियां बना करके और इसको अभी टाला जाएगा। चुनाव नजदीक आने वाले हैं और किसी भी विधायक को नाखुश नहीं किया जा सकता। और पश्चिमी राजस्थान के जो विधायक हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं। आपको मैं बता दूं, नीम का थाना वो ज़्यादा प्रबलता से सामने आ रहा है, और भी बहुत सारे, कुचामन सिटी वो ज़्यादा आ रहा है, डीग वो ज़्यादा आ रहा है, ब्याबर वो ज़्यादा आ रहा है, और उसके मुकाबले गंगापुर सिटी जो है अभी बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो मुझे ये लग रहा है, हाँ ये ज़रूर है कि 50 करोड़ रुपए की या और इससे ज़्यादा की सौगातें ज़रूर मिल सकती है, लेकिन पाचना, बजरी और जिला, ये तीनों ही जो मांगे हैं, ये तीनों ही अभी ठंडे बस्ते में जाएंगी, क्योंकि बजरी का मामला अदालत में जाकर के फंसेगा, पाचना का मामला अदालत में जाकर के और जातिवाद में जाकर के फंसेगा, और रही बात जिले की, तो उसके लिए सीएम साहब के पास एक ही आश्वासन है, कमेटी का गठन कर रखा है, कमेटी की रिपोर्ट आते ही फिर उस पर गौर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के, लेकिन हाँ, और जो है अब आपको सड़कों की है, अंडरपास की है, ये सौगातें ज़रूर मिल सकती हैं, तो नज़रें ज़रूर हमारी रहेंगी, और देखना ये होगा क्या कुछ मिलता है। बाकी पूरे आला अधिकारी अब यहाँ मौजूद हैं, और सीएम की स्वागत की तैयारियाँ पूरी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं, और सीएम साहब कल पधार रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, और देखते हैं क्या कुल जादूगर के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। केवल ये आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उम्मीदों पर आज सारी दिन आए। गंगापुर सिटी, मैं खुद चाहता हूँ कि जिला बन जाए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि गंगापुर सिटी को स्थायी पोस्ट लाओ। मैं गंगापुर सिटी को मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय सीएम साहब जिला बनाने की घोषणा करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ। सबसे मुख्य बात यह है कि अतिरिक्त जिला मुख्यालय जैसे कुचामन, नीम का थाना, इनको अलग से दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि जिला प्रशासन फिर 15 दिन में यहाँ पर मीटिंग लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अतिरिक्त अभी तक तो वो ही नहीं लगा सर, अगर बनाना है तो सारी जो अतिरिक्त जिला मुख्यालय की। अच्छा, आज एक शिकायत हो रही थी, आज अतिक्रमण जो हटाया था नगर परिषद के दस्ते में, उसने अभद्रता भी की है कई जगह।
व्यवहार ठीक नहीं किया गया है और जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने का उनका जो तरीका था वो ठीक नहीं था। देखो साहब, व्यापारियों के तख्तों तोड़ने से या दासे तोड़ने से कोई अतिक्रमण नहीं हटता। व्यापारी तो आप सामान्य रूप से कहोगे तो वैसे ही हटा लेगा, वो कुछ देर के लिए लगा भी देता है, अस्थायी अतिक्रमण है। और इस तरह से उनके 1000 और 2-2, 5-5 हजार रुपए के नुकसान को करना कौन सा कोई औचित्य नहीं। इसके लिए बैठ करके प्लानिंग करनी पड़ेगी, विरोध सभी को कम से कम अपने व्यापारी संगठनों को साथ में लेके है ना, अनाउंस निकाल देते, उसी में तख्ते हट जाते। बिल्कुल अनाउंस निकाल देते, फिर भी व्यापारी संगठनों को साथ में लेकर फिर भी इनको सोचना चाहिए थोड़ा, है ना। चलिए, तो कल कोचिंग संस्थानें बंद रहेंगी आपकी, है ना साहब, क्योंकि कल सबको ऑर्डर आ गया। हाँ सीएम की सभा में जाना है। मीडिया सक्रिय रहेगा, मीडिया कल सक्रिय रहेगा। हमारे भी पासेज वगैरह जारी हो चुके हैं आज पीआरओ के द्वारा और सभी को एक एक पास जारी किए गए हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, वो अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं और उसी के हिसाब से हमको भी काम करना होता है। लेकिन कल हमारी नजरें पूरी रहेंगी, मीडिया आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा और इस तरह के जो महानुभाव हैं और वरिष्ठ लोग हैं जो लगातार इन चीज़ों पर और इस गंगापुर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अलग अलग सेक्टर में, उनसे भी हम लगातार आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इसी तरह के कुछ नए प्रोग्राम लाकर आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने ज्वाइन किया। मेरा ये मानना है कि जिस पर अगर मान लो कल नई घोषणा होती है तो कल जरूर डिबेट करें। कल बिल्कुल डिबेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कल के लिए मैं दोबारा जो है आपको उसी एडवांस में दे देता हूं कि कल जो कुछ भी घोषणाएं होंगी उसको लेकर के हम इन्हीं मेहमानों के साथ या कुछ और नए मेहमानों को जोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे और क्या कुछ सौगातें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विधायक के भी रसूख का सवाल है ना। आगे आने वाली चीजें ये तय करेंगी कि आप कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। बाकी सियासत में ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है, ये पल पल की अपडेट बदलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मंगल सर, जब भी आवश्यकता होगी बिल्कुल आपसे मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आज का डिबेट आपको अच्छा लगा होगा और देखते हैं कितने वादे सही होते हैं, कितने दावे सही होते हैं। लेकिन हमारी नज़र बनी रहेगी और कल बिल्कुल मीडिया की नज़रें बनी रहेंगी। क्या कुछ होता है, सीएम कल पधारने वाले हैं, उनके स्वागत हम दिल से करते हैं। और विधायक महोदय के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वो अपने कितने वादे ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री के माध्यम से पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि हाँ सटीक और सार्थक बातचीत रही है, सटीक और सार्थक चर्चा रही है, सटीक और सार्थक डिबेट रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, लोगों तक पहुंचाना। क्यों कि शायद न्यूज़ 7 राजस्थान आपके लिए वो कर रहा है जो शायद मेरे ख्याल से भरतपुर संभाग में कोई भी चैनल उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मुलाकात करते हैं। सौगातों का पिटारा खुलेगा तो उसको लेकर के डिबेट ज़रूर लेंगे और अगर चेहरे पर मायूसी रही तो फिर क्या कहना साहब, मायूस होकर के फिर बैठ जाएंगे और आश्वासनों की राजनीति फिर चलती रहेगी। कहते हैं, जाते जाते एक शेर आपको सुना देता हूं कि कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार, मोहब्बत, सुलूक के साथ अगर हम तरीके से अपनी बात रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई सौगात जरूर मिलेगी कल गंगापुर सिटी को। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद,